नमस्कार साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। और आज हम लेके आए हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 2। और इसका सॉल्यूशन आज हम देखेंगे, क्योंकि इसका टेस्ट आपको नानक क्लासेज ऐप में जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें मिल चुका है। वो 2 नंबर टेस्ट था और 27 जनवरी को ये टेस्ट हुआ था। कब हुआ था? 27 जनवरी को ये टेस्ट हुआ था। टोटल सिलेबस के अकॉर्डिंग टेस्ट चल रहा है। 75% दिए गए थे और 150 अंक थे, नेगेटिव मार्किंग थी। और बहुत सारे विद्यार्थियों ने इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया। कुछ एक विद्यार्थी, क्योंकि टेस्ट आपको दिया जाता है और उसकी रैंक जारी होती है अगले दिन, यानी जैसे आप मंडे को, आज आपकी रैंक जारी हो चुकी है। टॉप 20 की हम ज़्यादातर रैंक डालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि टॉप 20 में जो भी आता है तो आपने टेलीग्राम पे और ऐप के अंदर दोनों जगह ये रैंक डाली गई है। आप अपनी रैंक देख सकते हैं। इसके अलावा इसकी जो पीडीएफ है, टेस्ट की पीडीएफ भी मिलती है। बहुत सारे विद्यार्थियों के कहीं मोबाइल चलाने में और दिक्कत आती है, तो उसके लिए पूरा टेस्ट भी उपलब्ध करवाया गया है। पीडीएफ प्रिंट निकाल के भी आप टेस्ट दे सकते हैं। हर प्रकार की सुविधा है। पहले टेस्ट, वो पीडीएफ भी दे दी, रैंक जारी होगी। आज हम इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। यानी एक सप्ताह में एक टेस्ट होता है, उसका उसी सप्ताह में वीडियो सॉल्यूशन दिया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फर्स्ट ग्रेड टेस्ट नंबर 2, टॉप 5 स्टूडेंट। टॉप 5 स्टूडेंट में देखो 150 में से 103 रैंक लाकर फर्स्ट रैंक हासिल किए इन्होंने। नाम आपको टेलीग्राम वगैरह पे वहाँ उपलब्ध है, या नहीं बताऊंगा। दूसरे दूसरे ने 102.06 नंबर बनाए और दूसरी रैंक हासिल की। तीसरे ने विद्यार्थी ने 91.4 नंबर बनाए और तीसरी रैंक। चौथी रैंक वाले ने 78.12 और पांचवी रैंक वाले ने 76.16। यानी कहने का मतलब है जो टॉपर रहा उसका लगभग 69% परसेंटेज रहा, उसकी तैयारी है। बाकी देख लो 68, 60, 52। यानी एग्जाम जो पेपर है आपका, जो टेस्ट है, वो किस अकॉर्डिंग है? संतुलित पेपर है। यानी आपने जिस प्रकार तैयारी की है, तो यहाँ घबराना नहीं कि इतने नंबर आगे मेरे कम आगे। अभी आपने स्टार्ट किया, बार बार अभ्यास करोगे, क्योंकि इस टेस्ट सीरीज के अंदर 7 तो मिलेंगे आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग और 13 आपको मेगा टेस्ट मिलेंगे। और इतने पढ़ लिए फर्स्ट पेपर में आप 75 में से, क्योंकि 40% कवरेज एरिया है आपका, 40% लेना जरूरी है। तो ये नंबर श्योर है, कोई रोक नहीं सकता आपको, जो अगर हमारे साथ जुड़ के कंटिन्यूज है तो। अब करें स्टार्ट। इसका थर्ड पेपर कब होगा? 3 फरवरी को थर्ड पेपर होगा। उसका क्या सिलेबस है, ऐप में भी पढ़ा है और आगे जब मैं ये क्वेश्चन करवाऊंगा इसमें आपको पता लग जाएगा। पहला प्रश्न देखो आपके सामने। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? यानी टॉपिक था 1857 की क्रांति वाला, इंडिया का। 1857 की क्रांति के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे पामस्टन। कौन थे? पामस्टन थे। और एजीजी गवर्नर जनरल कौन थे? गवर्नर जनरल कौन थे? तो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। जो प्रश्न आने आपके 7 से 8 इसमें, इस पार्ट से, उसी के अकॉर्डिंग टेस्ट में जो आएगा आरपीएससी कैसे देगा, उसी के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है। तथ्य देखो, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था कैनिंग, क्योंकि 1857 की क्रांति में राजस्थान के संदर्भ में भी पढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह का प्रतीक चिन्ह था कमल और रोटी। और भारत में इस क्रांति का प्रारंभ 10 मई 1857 को मेरठ में हुआ। जबकि इसकी निर्धारित तिथि क्या थी? निर्धारित तिथि थी 31 मई। बोले पूरे भारत में 31 मई को इस क्रांति की शुरुआत करनी है, लेकिन हो नहीं पाया। क्यों? क्योंकि मंगल पांडे का नाम सुना है आपने? 1857 की क्रांति के पहले शहीद मंगल पांडे, ये 14वीं जो बटालियन थी बैरकपुर छावनी, वहां के सिपाही थे। और इनको जब वो एनफील्ड राइफलें का प्रयोग किया जाता था, एनफील्ड राइफल्स जो थी उनका प्रयोग किया जाता था, और उस पे चर्बी लगी होती थी गाय और सुअर की। गाय और सुअर की चर्बी थी, तो वो मुंह से तोड़ के और फिर चलाना पड़ता था। तो इसमें मंगल पांडे के नेतृत्व में विद्रोह किया गया। बैरकपुर छावनी 34वीं जो रेजिमेंट थी उसके द्वारा विद्रोह किया गया। बोले क्योंकि सुअर पवित्र होता है मुस्लिम धर्म के लिए और गाय पवित्र होती है हिंदू धर्म के लिए, तो ये दो ही तो धर्म से संबंधित सैनिक थे। तो उन्होंने क्या किया,
मना कर दिया तो मंगल पांडे को बार बार उत्साहित किया गया, बोले आपको ये राइफल यूज करनी है करनी है करनी है। तब मंगल पांडे को गुस्सा आ गया कि ये हमें पता है, ये हमें तो टपकाएंगे, हम इनको टपका देते हैं। कहते दो तीन मेजर न्यूबरी और उनको स्कॉटिश वुडर, इनको मौत के घाट उतार दिया। अंग्रेज अफसर थे। तब मंगल पांडे को पकड़ कर और इन्हें फांसी दे दी गई। इनको फांसी देते ही काम स्टार्ट हो गया। कैसे काम स्टार्ट हो गया? विद्रोह शुरू हो गया। जो चलना था 31 मई से, वो 10 मई को स्टार्ट हो गया। तो ये कहानी 1857 की क्रांति की रही। दूसरा प्रश्न, एनफील्ड राइफल किस वर्ष भारत में परिवर्तित की गई? एनफील्ड राइफल जो है वो किस वर्ष भारत में परिवर्तित की गई? तो वो किस वर्ष की गई? 1856 के अंदर। क्रांति हुई 1857 में। कब हुई क्रांति? हुई 1857 के अंदर। ठीक है, क्रांति हुई 1857 को। और एनफील्ड जो राइफल है उनका प्रयोग कब से प्रयोग होने लगा? 1856 में प्रयोग होने लगा। देखो, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग 1857 विद्रोह का तत्कालीन कारण यही था। यानी मंगल पांडे अपने पेपर में आ जाए कि तत्कालीन कारण 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण यही था, मंगल पांडे को फांसी देना और मंगल पांडे द्वारा विद्रोह करना। ठीक है, क्लियर हो गया? मंगल पांडे वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। एनफील्ड राइफल से पहले ब्राउन बेस राइफल का प्रयोग किया जाता था। ब्राउन बेस राइफल की जगह एनफील्ड राइफलें, जिनको मुंह से तोड़ना पड़ता था, उन पे हिंदुओं और मुस्लिम धर्म को भ्रष्ट करने के लिए अंग्रेजों ने एक चाल चली और उस पे सुअर और गाय की चर्बी लगवानी। उसका हमारे भारतीय सैनिकों ने विद्रोह किया और वो तत्कालीन कारण बना। चिकने कारतूसों के स्थान पर एनफील्ड बंदूकों की शुरुआत भारतीय सेना में हेनरी होर्डिंग ने की थी। चिकने कारतूसों के स्थान पर एनफील्ड बंदूकों की शुरुआत किसने की थी? भारतीय सेना में हेनरी होर्डिंग ने की थी। क्लियर होगी ये बात? अगला देखो, किस इतिहासकार ने लिखा तथा कथित, सुन लो ढंग से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये बात किसने की? हम सीधा पढ़ते हैं। वीडी सावरकर ने कहा था, बोले ये जो स्वतंत्रता आंदोलन है 1857 की क्रांति का, ये प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन की संज्ञा दी थी। लेकिन आरसी मजूमदार यहाँ क्या कहते हैं? आरसी मजूमदार कहते हैं कि न तो कोई राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था ये, न ही कोई राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम। अब देखो, दो तीन नाम और। बेंजामिन डिज़रायली ने सर्वप्रथम 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। क्योंकि एक कथन से आपके प्रश्न आने 7 से 8 प्रश्न आएंगे, उनमें से एक प्रश्न ऐसा आएगा फिक्स। कार्ल मार्क्स ने 1857 के विद्रोह को ब्रिटिश शासन को फाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति कहा। आधुनिक इतिहासकार वीडी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। ये प्रश्न बहुत बार नॉर्मल एग्जामों के अंदर आता है कि आधुनिक इतिहासकार वीडी सावरकर, ठीक है, ने 1857 विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। जबकि कार्ल मार्क्स ने 1857 के, जिन्होंने पूंजीवादी का सिद्धांत दिया था, ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति कहा। और बेंजामिन डिज़रायल ने सर्वप्रथम 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। क्लियर होगी बातें? अगला प्रश्न, किस क्रांतिकारी ने कहा भारतीय शहीदों की खून का बदला लो, अपनी मातृभूमि को आजाद कराने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल करो, पूरे भारत में एंग्लो अमेरिकन दुश्मन के खिलाफ उठ खड़े हो। इस क्रांतिकारी ने कहा कि भारतीय शहीदों के खून का बदला लो, क्योंकि लगातार भारतीय जो है वो शहीद हो रहे थे। 1857 की क्रांति में भी बहुत शहीद हुए थे। बदला लो, अपनी मातृभूमि को आजाद करवाने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल करो, पूरे भारत में एंग्लो अमेरिकन दुश्मन के खिलाफ उठ खड़े हो। ये बात कही थी रास बिहारी बोस ने। किसने कहा? रास बिहारी बोस। अब बात आती है रास बिहारी बोस की। रास बिहारी बोस का जन्म 1886 में कोलकाता के हुगली जिले में हुआ। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कलकत्ता। हुगली नदी के किनारे जो एक बंदरगाह भी है। चांदनी चौक में, चांदनी चौक जो दिल्ली वाला है, लॉर्ड हॉर्डिंग्स भारत का गवर्नर जनरल पर बम फेंकने की योजना रास बिहारी बोस ने बनाई थी। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। रास बिहारी बोस के नेतृत्व में ये सारे आए थे जितने ही हैं, चाहे भगत सिंह है, चाहे आपके केसरी सिंह बारट है, प्रताप सिंह बारट है, जोरावर सिंह बारट, बहुत सारे क्रांतिकारी इनकी छत्र छाया में रहे थे।
लॉर्ड होर्डिंग्स पर बम बसंत कुमार विश्वास ने फेंका था पर वह बच गया। यानी बम तो फेंका लेकिन वो जाके कहाँ खाली जगह पड़ गया, वो बच गया। रास बिहारी बोस ने ही सबसे पहले यह नारा बुलंद किया था कि एशिया एशिया वासियों का ही है। एक पर्सन में तीन तीन चार चार पर्सन आपको मिलेंगे। रास बिहारी बोस ने सबसे पहले, और आजाद हिंद फौज की स्थापना करने वाले भी कौन थे? रास बिहारी बोस। अगला, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। सुभाष चंद्र बोस जय हिंद का नारा जिन्होंने दिया था, जय हिंद तू मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कह के पुकारा था सुभाष चंद्र बोस ने। क्लियर है? सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना उन्होंने 1939 के अंदर की थी। कब फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इन्होंने 1939 के अंदर की थी। क्लियर है? इसके अलावा देखो, सुभाष चंद्र बोस ने 1948 हरिपुरा अधिवेशन और 1939 त्रिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस का की अध्यक्षता की थी, कांग्रेस के सम्मेलन की। ये प्रश्न बहुत बार आता है, बैक टू बैक, यानी बैक टू बैक अध्यक्षता की थी। 1938 में हरिपुरा और 1939 में त्रिपुरा। इसके अलावा आपको बता देता हूं, आजाद हिंद सरकार की स्थापना, आजाद हिंद सरकार की स्थापना भी इन्होंने की थी। आजाद हिंद फौज की स्थापना तो किसने की थी? रास बिहारी बोस ने। जबकि आजाद हिंद सरकार की जो स्थापना की थी वो हमारे जय हिंद सुभाष चंद्र बोस ने की। अगला प्रश्न, इस उग्रवादी नेता ने उदारवादियों के संबंध में कहा, यदि हम साल में एक बार मेंढकों की तरह ट्रा ट्रा यानी ट्र ट्र करके चुप होते रहे तो हमें कभी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी। देखो, जब भी आंदोलन होते हैं कोई ना कोई नेता कुछ कहता है क्रांतिकारी। मेंढक की आवाज सुनी है जब बारिश वगैरह हो जाती है या किसी तालाब के पास ट्र ट्र की आवाज आती है, ट्र ट्र। कई तो खतरनाक मेंढक होते हैं और जोर जोर से बोलते हैं, और अंधेरी रात, इतनी सुहानी रात होती है तो और जोर जोर से उनका सुना आवाज बहुत दूर दूर तक सुनाई देती है। इस उग्रवादी, एक होते थे नरमपंथी और एक होते थे गर्मपंथी। नरमपंथी वो होते थे जो अंग्रेजों को सिर्फ पत्र व्यवहार के रूप में देते थे, बोले ये हो जाएगा वो हो जाएगा। गर्मपंथी होते थे, खून उबल रहा होता उनका, वो कहते इनको उखाड़ फेंकना पड़ेगा, क्रांति करनी पड़ेगी वरना ये नहीं जाएंगे। जैसे लाल बालपाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, ठीक है, ये थे विपिन चंद्र पाल। इनका काम था, बोले ऐसे नहीं मानेंगे और जाएंगे नहीं, जैसे आप पत्र लिख रहे हो वैसे कभी नहीं मानेंगे। ठीक है, तो वो उग्रवादी नेता कहलाए, उनको उग्रवाद कहते थे। जो अपने कहते हैं ना आतंकवादी आ गए, उग्रवाद आ गए। उत्तर आ जाएगा बाल गंगाधर तिलक। अंग्रेज कहते थे उग्रवाद। तो उदारवादियों के संबंध में कहा कि यदि हर साल एक बार में मेंढकों की तरह ट्रक ट्रक की आवाज करके ट्रक ट्रक करके छोड़ दिया तो हम कभी सफल नहीं होंगे। किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक। स्वराज्य मेरा स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ये बात किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। देखो, तिलक का जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी के चीखली गांव में चित पावन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका बचपन का नाम था केशव। तिलक प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज्य की मांग की थी। बहुत इंपॉर्टेंट, प्रथम व्यक्ति जिन्होंने स्वराज की मांग की थी। जबकि स्वराज्य की मांग की थी वो थे दयानंद सरस्वती। नारा स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। तिलक भारत के प्रथम राजनीतिक कैदी माने जाते हैं। तिलक भारत के प्रथम राजनीतिक कैदी माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखो, क्लियर हो गया? ये देखो, लाला लाजपत राय, भारत में जो पंजाब नेशनल बैंक है ना, इन्होंने स्टार्ट किया था 1884 में। फिर साइमन कमीशन आया था, तब लाठियां खाई थी और बाद में इनकी मृत्यु हो गई थी। भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? भगत सिंह, जल्दी से बताओ, भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? उत्तर आ जाएगा फिरोजपुर में। फिरोजपुर पंजाब के अंदर है। शहीद आजम भगत सिंह मार्क्सवादी से प्रेरित थे। 1926 नौजवान भारत सभा की स्थापना लाहौर में की थी। लाहौर रावी नदी के किनारे है, उस समय ये पंजाब का क्षेत्र था सारा का सारा। वो नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी लाहौर के अंदर। 23 मार्च 1931 को राजगुरु भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी। ठीक है, क्लियर है? अगला, अब ये 7 पर्सन आए थे हिस्ट्री के। टॉपिक था 1857 की क्रांति से सम। अब आता है आपका राजस्थान के अंदर एक वंश आता है गुर्जर प्रतिहार, उसके क्वेश्चन दिए हुए थे। किसके? गुर्जर प्रतिहार के। किस प्रतिहार शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की थी?
इस प्रतिहार शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की थी, वो था मिहिर भोज। मिहिर भोज कह दो या प्रश्न आ जाएगा भोजपर्थ। क्या आएगा? भोजपर्थ। गुर्जर प्रतिहार वंश का ये शासक था आदिवराह की, इसने उपाधि धारण की थी। कौन सी? आदिवराह। और एक उपाधि और धारण की थी काल भोज की। काल भोज की उपाधि भी ये प्राप्त करता है। इसके काल में अरब यात्री सुलेमान आया था। अरब यात्री सुलेमान, और इसने इसके समय को हिंदुस्तान को काफिरों का देश कहा था। किसने? मिहिर भोज ने। इसे आदिवरा काल भोज नहीं, सॉरी, ये तो काल भोज उसको कहते हैं, बप्पा रावल को कहते हैं। बप्पा रावल को कहते हैं। अभी मेवाड़ का शासक आया था बप्पा रावल, उसको काल भोज कहते हैं। नोट लगा के लिख लेना, ठीक है। आदिवरा, और एक उपाधि इसको प्राप्त है प्रभास पाटन की। कौन सी? प्रभास पाटन की उपाधि प्राप्त है। ये थे। क्लियर हो गया। इनका प्रथम अभिलेख वराह अभिलेख है, जिसकी तिथि 893 विक्रम संवत। कश्मीरी कवि कल्हण की राज तरंगिणी से भी मिहिर भोज की उपलब्धियों पर प्रकाश पड़ता है। कहते हैं कि इसका इतना खौफ था कि मुस्लिम धर्म के लोगों ने हिंदू धर्म अपना लिया था। इतना खौफ था इस मिहिर भोज का। मिहिर भोज का इसके समय राजशेखर रहता था, एक कवि था, इसका गुरु भी था। आगे महिपाल और उनके काल में भी आता है वो राजशेखर, जिसने एक ग्रंथ लिखा था कर्पूर मंजरी। इसके बाद में ये आगे शासक आता है महिपाल, महेंद्रपाल, उनके काल में भी होता है। ठीक है। प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम बटारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। तो राजा महाराजा पहले कोई जीत लेते थे या गद्दी पर बैठते थे तो बड़ी उपाधि धारण करते थे। ये था नागभट्ट द्वितीय। इसने उपाधि धारण कौन सी की? परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। कौन सा? नागभट्ट द्वितीय। ये वही नागभट्ट द्वितीय है जिसने गंगा में जल समाधि ली। गंगा में जल समाधि ली, ठीक है, जल समाधि ली थी। क्लियर हो गया। इसके अलावा नागभट्ट द्वितीय की बात मैं बता देता हूं। नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज के 100 वर्षीय युद्ध को जीता था। ठीक है। कन्नौज है उत्तर प्रदेश में। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद इधर तो गुर्जर प्रतिहार, इधर पाल, पाल के पाल, और इधर महाराष्ट्र के राष्ट्रकूट, इन तीनों के बीच 100 साल तक युद्ध चला था। ये कभी कोई जीता कभी कोई जीता, और लास्ट में जीत जाता है कौन? गुर्जर प्रतिहार। वो जीता कौन है? नागभट्ट द्वितीय। लेकिन पूरी एकदम संपूर्ण रूप से कब्जा कर लेता मिहिर भोज। देखो उच्चकला अभिलेख 815 ईस्वी में इसे परम बटारक महाराजा धीराज परमेश्वर कहा गया है। इसका दरबार नागावलोक का दरबार कहलाता था। क्लियर है। अगला देखो, अगला प्रश्न देखो। गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति को लेकर कनिघम ने माना है। गुर्जर देखो जब भी राजवंश आते हैं इनकी उत्पत्ति को लेकर काफी विवाद चलता रहता है कि कोई कहता है यहाँ से आए, कोई यहाँ से। लेकिन कनिघम क्या कहता है? कनिघम कहता है कि ये जो गुर्जर प्रतिहार थे ये शक व युची के वंशज थे। आपने पढ़ा होगा कर्नल जेम्स टोड ने राजपूतों को क्या माना है? विदेशी माना है। कौन से? शक सीथियन माना है। उसी प्रकार कनिघम ने कहा कि जो गुर्जर प्रतिहार है, ठीक है, वो शक व युची के वंशज है। अब देखो नीलकुंड, राधनपुर, देवली, करहाड़ अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है। अरब यात्री ने इन्हें जुर्ज या अल गुर्जर कहा है। जो अरब यात्री आया था, जैसे कई आए थे सुलेमान और उन्होंने इसको जुर्ज या अल गुर्जर कहा है। चीनी यात्री हवेन सांग ने इन्हें कूचेलो कहा है। अब ये यात्री अरबी और चीनी ऐसे थे, ये अपने आप के नाम से, मान लो अपने कह दिया गुर्जर, वो इसको क्या कहते हैं? कूचेलो, कूचेलो। और इन्होंने तो क्या कहा है? इन्होंने बताया इन अरब यात्रियों ने राजा को नाम दे दिया बोरा। बोरा कहते थे ये राजा को तो। और इन्होंने भीनमाल को पता है क्या कहा? पीलो बोलो। क्या कहा? पीलो बोलो। आपने बोलियो वह पीलियो, ठीक है, वो वह पीलो बोलो कहा। स्मिथ, यूलर,
हॉर्नले ने इन्हें हुणों के वंशज बताया। बोले तो हुणों के वंशज है, आए थे कभी हुण और बाद में यहाँ कुछ अपनी प्रजाति छोड़ के गए थे और राजा महाराजा बने। लेकिन आपको मैं बता देता हूं अपने राजस्थान के अंदर क्या है कि पहले जो गुजरात है ना, गुजरात को गुजरात्रा प्रदेश कहते थे। ठीक है, यहां से एक क्षत्रिय जाति आई और वो क्षत्रिय था सबसे पहले हरिश्चंद्र। कौन था? सबसे पहले हरिश्चंद्र ने मंडोर के अंदर गुर्जर प्रतिहार वंश को स्टार्ट किया था। इसलिए कभी पेपर में पूछ ले कि दो शाखा थी, ब्राह्मण शाखा तो रहेगी गुजरात के अंदर और क्षत्रिय शाखा अपने राजस्थान के अंदर आ गई, तो कभी प्रश्न आए कि राजस्थान के अंदर गुर्जर प्रतिहार की कौन सी शाखा थी, तो क्षत्रिय शाखा थी। शुरुआत की थी हरिश्चंद्र ने, इसके बाद शासक आया रज्जिल। वास्तव में गुर्जर प्रतिहार की वंशावली रज्जिल से शुरू होती है। उसके बाद में कक आया था, कक कुक, उसने गटियाला शिलालेख रचवाया था, उसकी जानकारी मिलती है। उसके बाद में एक जोट शासक आया था जो वीणा बजाने में निपुण था। फिर नागभट्ट प्रथम आया और एक फिर आया वत्सराज आया। वत्सराज जिसने आपके जो भीनमाल को राजधानी बनाई। वत्सराज ने तो शुरुआत की थी इस कन्नौज के जो उत्तराधिकारी जो संघर्ष हुआ था ना, उसकी शुरुआत की थी। फिर नागभट्ट द्वितीय आया, फिर मिहिर भोज आया जिसे भोज प्रथम भी कहा जाता है। फिर महीपाल, महेंद्रपाल और लास्ट शासक था यशपाल। अंतिम शासक था यशपाल। ठीक है, और एक ऐसा शासक जो भाग गया था वो राज्यपाल था। तो इनका जो काल माना जाता है मुख्य रूप से 7वीं से 12वीं शताब्दी का काल माना जाता है और यही काल राजपूत काल विशुद्ध रूप से हम कहते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी। कवि बांधव की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी? तो चौहानों का टॉपिक था। कवि बांधव की उपाधि किसको प्राप्त थी? विग्रह राज चतुर्थ को। विग्रह राज चतुर्थ जिसे बिसल देव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिसल देव भी कहा जाता है। इसके काल को चौहानों का स्वर्ण काल कहते हैं। थोड़ी सी बातें मैं आपको बता देता हूं, इंपॉर्टेंट है। चौहानों का स्वर्ण काल, ठीक है। दिल्ली के तोमरों को हराकर, दिल्ली के तोमरों को हराकर दिल्ली पर कब्जा करने वाला पहला चौहान शासक। दिल्ली पर कब्जा कर लिया क्योंकि दिल्ली किसने बसाई थी? तोमरों ने बसाई थी। किसने? तोमरों ने। इसे कवि बांधव की उपाधि किसने दी थी? जयानक भट्ट ने दी थी। किसने? जयानक भट्ट ने इसे कवि बांधव की उपाधि दी थी क्योंकि इसके दरबार में अलग अलग प्रकार के कवि रहते थे। इसलिए इसके दरबार में एक तो रहता था, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको बता देता हूं, सोमदेव, और एक रहता था नरपति नालय। ये दो तो पक्के याद रखने, और शायद ये ऐसी कोई चीज है जहां से यहाँ इसके क्वेश्चन नहीं आती। सोमदेव ने लिखी थी ललित विग्रह राज। ललित विग्रह राज लिखा था सोमदेव ने, और नरपति नालय ने लिखा बिसल देव रस। इन दोनों ग्रंथ को याद रखना। और खुद इसने क्या लिखा? क्या लिखा? नाटक, हरिकेली नाटक, हरिकेली नाटक संस्कृत भाषा में। और इसने अजमेर के अंदर एक पाठशाला बनाई थी, संस्कृत पाठशाला। किस नाम से? सरस्वती कंठाभरण नाम से, जिसको कालांतर में मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक तुड़वाता है और 2.5 दिन का झोंपड़ा बना दे। क्लियर है? इसको देखो ढंग से। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ये बिसल देव रासो लगभग 1153 से आसपास शासक बना था। पृथ्वीराज चौहान एक फर्स्ट आया, एक सेकंड आया और एक तृतीय आया, 3 आया। सबसे अंतिम शासक था पृथ्वीराज तृतीय और सबसे ताकतवर था। अरुणोराज जिसने आना सागर झील का निर्माण 1137 में करवाया था, और अजय राज जिसने 1113 ईस्वी में अजमेर शहर को बसाया था। राय पिथोरा व दल पुंगल की उपाधि किसे प्राप्त थी? राय पिथोरा होता है, राय पिथोरा का मतलब होता है युद्ध में पीठ न दिखाने वाला। दल पुंगल का मतलब होता है विश्व विजेता। इस हिंदू सम्राट को कहा जाता है तो जाहिर सी बात है पृथ्वीराज चौहान तृतीय को कहा जाएगा, जो गद्दी पर बैठा 1177 में और 1192 में त्राइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी से हार गया और इसकी मृत्यु हो गई। इसका जो जन्म हुआ था, इसका जन्म 1166 ईस्वी को हुआ था अनहिल पाटीन गुजरात के अंदर। इसके पिता कौन थे? पिता सोमेश्वर, पिता सोमेश्वर, माता कर्पूरी देवी। अपने पिता की मृत्यु के बाद ये संरक्षिका बनी थी, इसलिए क्वेश्चन आ जाता है संरक्षिका। इसके अलावा इसकी पत्नी
वैसे तो बहुत होती है, लेकिन 2 की याद रखनी है। संयोग बना संयोगिता का, इच्छा हुई इंछिनी की। ठीक है, इसका घोड़ा जरूर याद रखना है, नाट्य रंबा, नाट्य रंबा। और इनके पुत्र को भी जरूर याद रख लेना, क्योंकि 1194 में रणथंभौर के चौहान वंश की नींव जो डालता है, ये बात पृथ्वीराज चौहान तृतीय की है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय जैसे ही 1177 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है, सबसे पहले अपने भाई नागार्जुनों का विद्रोह को दबाता है। उसके बाद में एक बर्बर जाति होती है, मंडानक जाति का विद्रोह दबाता है। फिर वो जयचंद गहड़वाल से युद्ध लड़ता है। फिर वो चालुक्य शासक भीम से युद्ध लड़ता है। और उसके बाद वो मोहम्मद गोरी से 2 युद्ध लड़ता है। तो इनका प्रथम युद्ध 1191 में, जिसमें वो जीत जाता है। लेकिन जस्ट अगले साल 1192 में मोहम्मद गोरी सेना लेके आता है और धोखे से उसको ये युद्ध जीत जाता है और अंत हो जाता है अजमेर के चौहानों का। और भारत में एक बहुत बड़ा युद्ध माना जाता है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो हिंदू सत्ता थी वो समाप्त होकर अगले कुछ सालों के लिए मुस्लिम सत्ता आ गई। कारण 1192 में हारने के बाद 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत शुरू की, जो 1526 तक चली। ये पूरी मुस्लिम डिपार्टमेंट था। 1526 में मुगल सत्ता आ गई और ये चली, मुगल सत्ता लास्ट तक चली। फिर मराठे आ गए, फिर अंग्रेज आ गए, फिर जाके स्वतंत्र हुआ भारत। यानी एक बड़ी मुस्लिम सत्ता यानी हिंदू सत्ता समाप्त हो गई। ये युद्ध पॉइंट रहता है राजस्थान इतिहास, भारत के इतिहास का। पृथ्वीराज ने दिल्ली में पिथौरागढ़ के किले का निर्माण भी करवाया था, बिल्कुल सही है। ठीक है, पृथ्वीराज को अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। 2 प्रश्न आते हैं कि हिंदुओं यानी चौहानों का स्वर्ण काल विग्रहराज चतुर्थ, ताकतवर शासक पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज राजसो ग्रंथ के लेखक है चंद्रबरदाई, जिसे पृथ्वी भट्ट कहते थे। पृथ्वीराज विजय के लेखक है जयानक भट्ट। वागेश्वर, जनार्दन, आसादर, पृथ्वी भट्ट, विश्वरूप, विद्यापति गौड़ आदि विद्वान पृथ्वीराज चौहान की दरबार की शोभा बढ़ाते थे। क्लियर हो गया? इतनी चीजें अगर आपको याद रह गई तो आराम से क्लियर सारी कर सकते। विषम घाटी पंचानन की संज्ञा मेवाड़ के किस शासक को दी गई? विषम घाटी पंचानन। ठीक है, विषम घाटी पंचानन का मतलब होता है विषम परिस्थितियों में न घबराया। एक शासक था राणा हमीर, जो 1326 में गद्दी पर बैठा और 1364 तक राज करता है। इसे एक तो ये कहा जाता है विषम घाटी पंचानन, एक इसको कहा जाता है मेवाड़ का उदारक, मेवाड़ का उदारक, और एक इसे कहा जाता है वीर राजा की उपाधि प्राप्त है। इसने एक युद्ध लड़ा था जिसका नाम है सिंगोली का युद्ध। सिंगोली का युद्ध 1336 ईस्वी में। किस किस के बीच? मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का शासक था, और एक था अमीर। इन दोनों के बीच ये युद्ध हुआ। इस युद्ध के अंदर हमीर जीत गया, मोहम्मद बिन तुगलक हार गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली सल्तनत में एक अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा शासक आता है जो हमेशा राजस्थान के राजाओं को हराता है, खास करके रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, सिवाना, जालोर के दुर्गों को वो जीतता है। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत का कोई भी शासक ऐसा नहीं होता जो राजस्थान के राजपूतों को हरा दे, उन शासकों को हरा दे। हाँ, कुछ धोखेबाजियों के कारण ये बहुत कुछ हुआ। राणा लाखा मेवाड़ के शासक, राणा कुंभा, राणा उदय सिंह, हमने पढ़ा हमीर को। ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं महत्व देता, ये किसने कहा था? जलालुद्दीन खिलजी। ये जलालुद्दीन खिलजी 1290 से लेकर 1296 तक राज करता है। इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक राज करता है। मेन पॉइंट है ये, जलालुद्दीन खिलजी के समय रणथंभौर इसका, क्योंकि वो मेन कारण किसका पूछता है? ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमानों के एक बराबर बाल बराबर नहीं समझता, यानी हमीर। ये रणथंभौर पर आक्रमण करता है जलालुद्दीन खिलजी, बार बार आक्रमण करता है। रणथंभौर दुर्ग के पास एक छोटा सा दुर्ग है जैन दुर्ग, उस पर भी बार बार युद्ध करता है, लेकिन हमीर से वो जीत नहीं पाता। इसके बीच में हमीर का एक सेनापति होता है गुरदास सैनी, वो मारा जाता है। इतना हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, तब जलालुद्दीन खिलजी कहता है कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमानों के एक बाल के बराबर नहीं समझता। किस दुर्ग के बारे में कहा? रणथंभौर दुर्ग। पहले तो ये ध्यान रखना, अगर ऑप्शन में रणथंभौर दुर्ग है तो रणथंभौर, अगर वायदे नहीं है तो इसका जो दुर्ग है कुंजी है, जैन दुर्ग हो सकता है।
जलालुद्दीन के अभियानों का वर्णन अमीर खुसरो ने मिफ्ता उल फतूह में किया है, जबकि अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय का वर्णन अमीर खुसरो ने खजाइन उल फतूह में किया है। दोनों चीजें आपको याद रखनी। अमीर देव चौहान का कौन सा सेनापति मारा गया? देखो, भीम सिंह, धर्म सिंह, उलुक्का। मैं आपको थोड़ी सी कहानी बताता हूँ। ये हमीर देव चौहान गद्दी पर बैठा 1282 में और 1301 में रणथंबोर का साका हुआ था, उसमें मारा गया। इसके समय आक्रमण किसने किया था रणथंबोर पर? रणथंबोर पर आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे, एक तो था नुसरत खां और एक है उलुग खां। इधर सेनापति थे हमीर के। हमीर को हमीर हट और शरणागतों का रक्षक कहा जाता है, ठीक है। हमीर के सेनापति थे भीम सिंह और एक था धर्म सिंह। क्वेश्चन ये कह रहा है भीम सिंह और धर्म सिंह। इस युद्ध में इस ये कंडीशन है 1299 की, जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। वैसे तो कारण क्या था, अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर पर आक्रमण क्यों किया? कारण ये था कि अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी थी चिमना बेगम। बेगम कौन थी? चिमना बेगम, एक मराठा बेगम थी। और इसका एक सेनापति था मोहम्मद शाह, जो मंगोल था। इन दोनों के बीच क्या हो जाता है? प्रेम हो जाता है। और प्रेम इनका इतना परवान चढ़ गया, इतना इनका परवान चढ़ गया कि लास्ट में इन्होंने हद पार कर दी और अलाउद्दीन खिलजी को मारने चले। इस बात का चला अलाउद्दीन खिलजी को पता, और अलाउद्दीन खिलजी ने इनके पीछे सेना लगा दी। चिमना बेगम, कौन सी बेगम? चिमना बेगम। इसको तो डाल दिया कैद खाने में। बोले तेरे को मैं देता हूं, प्यार के चक्कर में ज्यादा पड़ती है, कैद खाने में डाल दिया। मोहम्मद शाह को पता था अलाउद्दीन खिलजी बहुत खतरनाक है, क्योंकि उसका सेनापति था तो चप्पे चप्पे का जानता है, ठीक है। मोहम्मद शाह भाग गया, और भाग के किस पे पास गया? हमीरदेव चौहान के पास। हमीरदेव चौहान के पास गया और बोला ऐसे करके ये कांड हो गया और अब मुझे शरण दो। अमीर ने कहा तू मेरा शत्रु का अपराधी है, निश्चित तेरे को शरण दूंगा। क्योंकि शरण दी और हमीरदेव चौहान ने अपनी साम्राज्य स्थापित कर लिया। इसलिए तो हमीर को कहते हैं, हट पकड़ लिया उसने, कहा तेरे को वचन दे दिया मैं तेरे को बचाऊंगा, प्लस शरण दे दी, इसलिए शरणागतों का सड़ागत। इसीलिए तो हमीर को कहा जाता है। हमीर के बारे में एक पंक्ति है कि सिंह सुवन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। ये इस हमीर देव चौहान जो रणथंबोर का शासक है उसके। अब क्या हुआ कि छोटे मोटे युद्ध होते गए। एक 1299 में हिंदू घाटवाटी का युद्ध हुआ। इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी और हमीर की सेना के बीच एक छोटा सा युद्ध होता है, जिस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी का नुसरत खां सानिक मारा जाता है, जबकि हमीर का भीम सिंह मारा जाता है। इधर से ये मारा गया, इधर से ये मारा गया। बस अलाउद्दीन खिलजी का तो याद रखना, उल्लू उड़ गया, उल्लू उड़ गया, नुसरत खां रह गया। तो प्रश्न में देखो कि हमीर देव का कौन सा सेनापति मारा गया? भीम सिंह मारा। जबकि आपसे पूछे हमीर देव का सेनापति जब जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया तब कौन मारा गया? गुरदास सैनी मारा गया। तो ये चीजें ध्यान रखना। बाद में हमीर देव के साथ एक रणमल होता है और एक रत्तीपाल, ये विश्वासघात करते हैं और अलाउद्दीन खिलजी ये युद्ध 1301 में जीत जाता है। और रंग देवी के नेतृत्व में राजस्थान का पहला साका होता है 1301 में, और वो जल जोहर करती है। क्या करती है? जल जोहर करती है। और ये कंडीशन आपको याद रखना। निम्न में से कौन निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे? संत संप्रदाय से संबंधित है। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? संत हरिदास जी। संत हरिदास जी, इनका मूल नाम था हरि सिंह सांखला। हरि सिंह सांखला, क्लियर है? हरि सिंह सांखला कलयुग के वाल्मीकि कहते हैं। कलयुग के वाल्मीकि। मुख्य पीठ, मुख्य पीठ बहुत इंपॉर्टेंट है, नए जिले में चली गई, गाडा में। गाडा डिडवाना कुचामन, डिडवाना कुचामन। क्लियर हो गया? संत निरंजन नाथ नहीं थे, संत रामदास जी ने खेड़प्पा जो जोधपुर में है उसके राम सनई संप्रदाय के संस्थापक है। संत रामचरण जी, संत रामचरण जी हैं किसके? शाहपुरा शाखा के प्रवर्तक राम सनई संप्रदाय के। देखो, हरिदास जी निरंजनी संप्रदाय के प्रणेता थे। इनका जन्म नागौर के अंदर हुआ। इनका जन्म नागौर के अंदर हुआ। ये संत बनने से पहले एक डाकू थे, सुनिए ना वो डाकू वाली कहानी। इसलिए इन्हें कलयुग का वाल्मीकि कहते हैं। इनके प्रमुख ग्रंथ भगत विरादवली
और थरथरी, थरथरी संवाद और भगत विरादावली, ये इनके ग्रंथ, इसके हरि सिंह सांकला। बालिंद जी के गुरु कौन थे? बालिंद जी के गुरु कौन थे? जल्दी से कमेंट करके बताओ सारे विद्यार्थी, बालिंद जी के गुरु कौन थे? ये प्रश्न पेपर में आया हुआ है और आरपीएससी ऐसे प्रश्न पूछेगी आपसे। बालिंद जी के गुरु थे दादू दयाल जी। इसके दादू। बालिंद जी की रचना ओरिलो है, इनकी रचना ध्यान रखना भी, रचना, वैसे सॉल्यूशन आपको मिल जाता है ऐप के अंदर, ओरिलो, ठीक है। दादू दयाल जी की जो पीठ है नारायणा, ये चली गई जयपुर ग्रामीण में, मुख्य पीठ है जयपुर ग्रामीण में चली गई। बृहत सीमा भ्रंश, बृहत सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में स्थित है? बृहत सीमा भ्रंश राजस्थान की, ज्योग्राफी के प्रश्न आ गया, किस भाग में स्थित है? दक्षिण पूर्व में। ये देखो राजस्थान का नक्शा, अभी मैं नए तरीके से आपको चीजें करवा रहा हूँ। ये बृहत सीमा भ्रंश बूंदी से लेकर ये भीलवाड़ा, बूंदी, सवाई माधोपुर, इसमें है, जिसे यहाँ पे सीमा भ्रंश, ठीक है, जिसे ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट कहते हैं, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। यहाँ देख सकते हो बूंदी, सवाई माधोपुर जिले में अर्थात दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में विंध्यन चट्टानी समूह है, और यहाँ इस क्षेत्र में महान ये है, ये रेखा। मुकुंदरा पहाड़ियां मुख्यतः किस जिले में फैली है? मुकुंदरा की पहाड़ियां कोट्टा के अंदर है। फिर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ ये जो क्षेत्र है ना, दक्षिणी पूर्वी साइड, दक्षिणी पूर्वी साइड, इस दक्षिणी पूर्वी पठार ये राजस्थान का भौतिक प्रदेश है, और इस भौतिक प्रदेश की खासियत देखो, यहाँ लगभग, यहाँ लगभग 6.89% क्षेत्रफल है और 11% यहाँ जनसंख्या निवास करती है। इसके दो भाग हैं, ये जो भाग है ना, धौलपुर से लेकर बूंदी तक का भाग, ये तो है विंध्यन कगार भूमि, विंध्यन कगार भूमि, यानी कहने का मतलब है कि विंध्याचल पर्वत का अंतिम भाग है। ये भाग है दक्कन का पठार, दक्कन का पठार, यानी इसको लावा का पठार भी कह दो, इसको मालवा का पठार भी कह दो। इस दक्कन के पठार में यहां है 12, ये जिला कौन सा है? 12, इसको कहते हैं शाहाबाद उच्च भूमि, शाहाबाद उच्च भूमि कहते हैं, जहां पे रामगढ़ की पहाड़ियां पाई जाती है। कौन सी? रामगढ़ की पहाड़ियां पाई जाती है, रामगढ़ की पहाड़ी। और इस रामगढ़ की जो पहाड़ी है, इसकी आकृति है घोड़े के नाल के समान, घोड़े के नाल के समान। अब प्रश्न आ जाए तो यहां से गलत मत करना। ये वही रामगढ़ है जहां विश्व का 200वां क्रेटर घोषित किया गया है, झील भी है। फिर आता है ये जो क्षेत्र, ये है झालावाड़। कौन सा वार्ड? झालावाड़। इसकी खासियत क्या है? ये जो क्षेत्र है इसको कहते हैं डग गंगाधर क्षेत्र, गंगाधर शक्तिमान वाला, और डग यहाँ पे अनुसंधान केंद्र है पशुओं के, ठीक है। डग गंगाधर क्षेत्र झालावाड़ केंद्र है। ये है आपका कोटा, यहाँ पहाड़ी पाई जाती है मुकुंदरा की पहाड़ी। ये मुकुंदरा जो हिल्स है, ये टाइगर रिजर्व भी है, जो 2013 में घोषित हुआ था, और राष्ट्रीय उद्यान बना था 2012 में। यहाँ जो पहाड़ियां पाई जाती है, यहाँ जो पहाड़ियां पाई जाती है, नोट कर लेना ढंग से, अर्धचंद्राकार पाई जाती, अर्धचंद्राकार। यहां से प्रश्न आ जाए, मिट्टी पूरे पूरे में है काली, इसी को कहते हैं कपासी मिट्टी, इसी को कहते हैं वर्टिसोल्स मिट्टी। चप्पे चप्पे से मैंने एक एक चीज बता दी, यहीं पाई जाती है बेसाल्ट चट्टानें, ठीक है। काली मिट्टी जिसे रेगुर मिट्टी कहते हैं, कपासी मिट्टी कहते हैं, वर्टिसोल्स मिट्टी कहते हैं, चंबल के बेसिन है, यहाँ काली सिंध, परवन, ये छोटी मोटी उजाड़ वगैरह सारी नदी यहाँ पे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? और लगभग ये लगभग जिले जो आते हैं वो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना में ERCP जो समझौता हुआ है राजस्थान सरकार और मध्य प्रदेश, और इसमें जो खर्चा 90% लगेगा वो लगेगा किसका? केंद्र सरकार। देख लो, नोट कर लो, इंपॉर्टेंट चीज है, पूरी की पूरी मैंने आपको बता दी। देखो यहाँ अगर ये पढ़ना चाहते हो तो थोड़ा सा इसको भी पढ़ लो, तथ्य दे रखे हैं। मुकुंदरा की पहाड़ियां हाड़ौती के पठार में कोटा झालावाड़ जिले में विस्तृत है। इसकी सर्वोच्च चोटी चांदवाड़ी है, 517 मीटर है,
हॉर्स सू, घोड़े के खुर के आकर की पहाड़ियां हैं, रामगढ़ 12 हड़ौती के पठार में, ये मैंने आपको बता दी। ठीक। और ये टेस्ट सीरीज है अभी, जो विद्यार्थी नया जुड़ा है या जिसने टेस्ट सीरीज नहीं है, क्योंकि अगर आपको वास्तव में फर्स्ट पेपर में अच्छे नंबर बनाने हैं तो एक ही इलाज है, बार बार अभ्यास। आपने बहुत सारे कोर्स लेके टेस्ट के यानी कोर्स के नोट्स बना रखे हैं, बार बार आपने कितने पढ़े, लेकिन जो विद्यार्थी, मैं बार बार कह रहा हूँ, अभ्यास नहीं करेगा टेस्ट के माध्यम से, वो कितना ही पहले पढ़ ले, पेपर में जाके उसकी समस्या आएगी। ऐसे नहीं कि वो फेल हो जाए, ऐसा कभी नहीं है, किस प्रकार भी पेपर टैकल हो सकता है, लेकिन जितना अभ्यास किया जाएगा उतने अच्छे नंबर बनेंगे। नानक क्लासेज ऐप के अंदर टेस्ट सीरीज चल रही है, स्कूल व्याख्याता फर्स्ट पेपर शेड्यूल वाइज टेस्ट सीरीज, और इतना मैटर इसमें मिलेगा, इतना मैटर आपको मिलेगा, मतलब जिस विद्यार्थी ने टेस्ट ले लिया टेस्ट सीरीज, वैसा बंदा ये नहीं कहेगा मात्र ये 400-500 रुपए की है, और जब तक पेपर नहीं होगा नए शेड्यूल नए जिलों के हिसाब से होगा, आपको मिलती रहेगी पीडीएफ वगैरह सब। बस कमी आपकी रहेगी अभ्यास आप कितना कर पाओ। अगला, डांगलैंड किसका भाग है? सुना है आपने, डांगलैंड, डांग की रानी, तो डांगलैंड किसका भाग है? करौली के पठार का। ये जो बाणगंगा है, जो बनास बेसिन है, बनास बेसिन, बनास बेसिन का मतलब बनास और उसकी सहायक नदी, ये अपने लगभग 8 जिलों में जाने लगी अब, 8 जिलों में जाती है और सवाई माधोपुर में जाके इसमें मिल जाती है, चंबल में। तो ये जो क्षेत्र है वो, और इधर से आती है चंबल नदी, भीड़ क्षेत्र का निर्माण करती है उत्खाद भूमि, और यहाँ पे भीड़ क्षेत्र है तो डाकू रहते हैं, बस याद रखना डाकुओं के लिए डांग की जरूरत है होती है। देखो, चंबल बेसिन के अवनालिका प्रदन से बनी कंदरा युक्त भूमि भीड़ कहलाती है, भीड़ का उच्च पठारी क्षेत्र डांग भूमि कहलाता है, जिसे डांगलैंड कहते हैं। डांग की रानी करौली, डांग का राजा धौलपुर, क्या बात है, डांग की रानी करौली और डांग का राजा धौलपुर। अब बना लो डांग का बच्चा, डांग का बच्चा, डांग की बच्ची, गंगापुर सिटी। बना मत लेना, बता रहा हूं वैसे ही, ठीक है, माँ बाप आगे तो बच्ची तो बनेगी। डांग विकास कार्यक्रम, देखो यहाँ डांग विकास कार्यक्रम चल रहा है, 1995-96 से पुनः प्रारंभ हुआ था 2005-06 में, 100% राजस्थान सरकार द्वारा संचालित है। ये डांग कार्यक्रम लगभग 8 जिलों के अंदर चल रहा है, ये जो चंबल प्रभावित क्षेत्र है। दर्रा व जिले से संबंधित असत्य कथन बताओ। अब क्या हो गया कि पहले आपने एक जिला पढ़ा है, कौन सा? अजमेर। अब अजमेर के अंदर कुछ बहुत सारी ऐसी चीजें आ जाती है, अब ब्यावर में चली गई, चलती है कि नहीं, तो ब्यावर अब सीधा जिला बन गया। अब इसका उत्तर बताओ फटाफट, हालांकि इधर ऑप्शन दे रखा है। उद्दाबारी दरा ब्यावर में है, गोरम घाट राजसमंद में है, केवड़ा केनाल राजसमंद में नहीं है बल्कि उदयपुर में। बस इतना कि सिंपल सा ही अंतर आता है हर चीज का, परवेरिया ब्यावर के अंदर है। अब टोटल देख लो, ब्यावर जिले में प्रमुख दरा पर, परवेरिया, शिवपुरी, सुरा, कछवाली, पीपली, उदाबारी दरा, ये सारी ब्यावर के अंदर है। पर, परवेरिया, शिवपुरी, सुरा, कछवाली, पीपली, उदाबारी। उदयपुर जिले के अंदर है देबारी, फुलवारी, देखा सुना ना, मान से वाकल नदियां निकलती है फुलवारी किनाल अभ्यारण्य से, केवड़ा किनाल और डेबर दरा। राजसमंद झील की प्रमुख दरा है झिलवाड़ा की दरा, नाल, नाल है, घाट है, दरा है, एक ही बात है। पगलिया, हाथीगुड़ा, गोरम घाट, कामली घाट, तिवेर। अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से गोरम घाट से कामली घाट एक हेरिटेज ट्रेन चलाई है, वो देख लो राजसमंद। पाली जिले की दर्रा है सोमेश्वर और देशूरी। क्लियर हो गया? क्लियर होता जाना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी टेस्ट के अंदर ये सारी चीजें दी हुई है। निम्न में से कौन सी चोटी दक्षिणी अरावली में अवस्थित नहीं? दक्षिणी अरावली में, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये दक्षिणी अरावली है, ये मध्य अरावली है, और ये उत्तरी अरावली। इसकी सबसे ऊंची चोटी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है रघुनाथगढ़ सीकर में। इसकी सबसे ऊंची चोटी है मोरामजी, मोरामजी तोडगढ़, वो चली गई ब्यावर में, ठीक है।
ब्यावर में 933 मीटर, ये 1055 मीटर है। और दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, ये तो सारे जानते हो, बताने की जरूरत नहीं है, गुरु शिखर 1722 मीटर। गुरु शिखर, शेर, अचलगढ़, जरगा, ऋषिवदेव, कमलनाथ, ये सारी इसकी है। मोरामजी घाट, तारागढ़, नाग पहाड़, ये सारी किसकी है, मध्य की है। रघुनाथगढ़, मालखेत पहाड़ी, लोहारगल, ये सारी उत्तरी की है। ऑप्शन देख लो, जयराज भी दक्षिणी अरावल में अवस्थित नहीं है। देखो लोहारगल नहीं है, लोहारगल है झुंझुनू और नीम के थाना में, झुंझुनू प्लस नीम का थाना, ठीक है। कमलनाथ उदयपुर में है, जयराज ये सिरोही केंद्र है, और अचलगढ़ ये सिरोही केंद्र है। ऊंचाई देख लो, लोहारगल की है, ये नीम का थाना और झुंझुनू दोनों में आती है, 1051 मीटर। कितनी? 1051 मीटर। कमलनाथ 1000 मीटर उदयपुर में, जयराज सिरोही में 1090 मीटर, और अचलगढ़ सिरोही में 1300। अगला प्रश्न, राजस्थान क्षेत्र बाघों को प्रचलित नामों से पुकारा जाता है। देखो हाड़ौती को जयपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़, ऊपरमाल, भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ का पठारी बाग, डुंडाड़ जयपुर टोंक के आसपास का क्षेत्र, देवलिया, प्रतापगढ़। बहुत ही आसान सा प्रश्न। राजस्थान राज्य का सबसे ऊंचा व निम्नतम बिंदु कौन सा है? सबसे ऊंचा है गुरु शिखर, सबसे नीचा है सांबर झील। तो नॉर्मल शाम 9 बजे की क्लास में इनकी मैं पूरी डिटेल बताता हूँ, वहां पढ़ लिया करो। भाप बोल्डर में किस युग की चट्टानें मिलती है? भाप बोल्डर में किस युग की चट्टानें मिलती है? परमियम कार्बोनिफेरस युग की, परमियन कार्बोनिफेरस युग की। और मैं आपको बता देता हूँ, ये भाप बोल्डर है वो फलोदी के अंदर है, फलोदी प्लस जोधपुर साइड में। वैसे ये भाप जो झील है, भाप जो क्षेत्र है वो फलोदी के अंदर आ चुका है। राजस्थान राज्य का सर्वोच्च अकादमिक नोडल किस संस्थान को बनाया गया है? अब ये आपके प्रश्न कौन से आ गए? ये प्रश्न आ गए आपके जो मैनेजमेंट है उसके प्रश्न आ गए, जो टॉपिक दिया था उसी के अकॉर्डिंग ये बात आपके लिए चली। देखो राजस्थान राज्य का सर्वोच्च अकादमिक नोडल संस्थान बनाया गया है, तो ये उपयुक्त सभी RSCERT, IASE और SIEMA तीनों को। देखो राष्ट्रीय स्तर पर जो NCERT करता है, राज्य स्तर पर वह कार्य RSCERT या SCERT द्वारा किया जाता है, इसे राज्य स्तर की सर्वोच्च संस्था माना जाता है, ठीक है। विद्यालय शिक्षा में गुणवत्ता उन्नयन करना और शैक्षणिक चुनौतियों को समाधान खोजना, इसका उत्तर ये होगा 3 नंबर पे। सर्वोच्च अकादमिक है RSCERT, ठीक है, RSCERT, ठीक है बिल्कुल। जो इस प्रकार देश के अंदर NCERT है, और इसका मुख्यालय, NCERT का मुख्यालय दिल्ली, नई दिल्ली में है, जबकि इसका मुख्यालय उदयपुर में। राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कब की गई? राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कब की गई? यानी ये क्या कह रहा है? SIERT की बात कर रहा है, सर्ट की। SIERT की स्थापना, इसकी स्थापना 1978 को हुई थी। कितनी तारीख को? 11 नवंबर 1978 को हुई थी। यानी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, SIERT RC मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर गठन है किया गया। बाकी आपने चीज़ें पढ़ी है, किस काम क्या आती है। यहाँ मैं मॉडल पेपर करवा रहा हूँ, क्योंकि मैं अगर पूरे इनकी गहराई से बताऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मॉडल पेपर के हिसाब से सोल्यूशन है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधिवेशन में कितने प्रतिशत गणपूर्ति आवश्यक है? राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय अपने कहाँ पे है? अजमेर के अंदर है। तो इसके अधिवेशन में कितने प्रतिशत गणपूर्ति आवश्यक है? 33%। कितनी? 33। देखो RSCERT का प्रबंधन और प्रशासन करने के लिए 2 समितियों का गठन किया गया है। एक तो शासी परिषद, जिसके अध्यक्ष शिक्षा मंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष शिक्षा सचिव होते हैं, और कार्य होता है शिक्षक नीतियों का निर्माण करना। एक होती है कार्यकारिणी समिति, सभापति शिक्षा सचिव होता है, सचिव निदेशक RSCERT का होता है, और कार्य होता है शैक्षिक नीतियों का क्रियान्वयन करना, ठीक है। अगला, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब की गई? ये तो बहुत आसान है आपके। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मुख्यालय है जयपुर, इसकी स्थापना कब की गई? जल्दी से बता दो, कमेंट में जवाब आ जाने चाहिए।
तब 1957, 4 दिसंबर 1957। माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर आयोग की अनुशंसा पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विनियमन 1957 की अनुपालना में 4 दिसंबर 1957 को जयपुर में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना हुई। फिर पी सत्यनारायण राव समिति की अनुशंसा पर 1 जनवरी 1961 को अजमेर में इसको ट्रांसफर कर दिया। यह एक स्वायत्त शासी संस्था है। इस की स्वायत्त शासी। क्लियर। अगला, वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सदस्यों की संख्या कितनी है वर्तमान में? और ये देखो, मैनेजमेंट से इस प्रकार के प्रश्न आने, मैनेजमेंट में इस प्रकार के प्रश्न आने हैं। वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सदस्यों की संख्या 36 है। 36 नोट सदस्य संख्या। अध्यक्ष होता है 1, उपाध्यक्ष सहित पदेन सदस्य 7, निर्वाचित सदस्य 17, विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत 2 और प्रतिष्ठित शिक्षा शास्त्री 2। इस प्रकार कितने होते हैं? 36। ठीक है। वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा यानी ये आपको ध्यान रखने, टोटल होते हैं 36, बाकी और भी होते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल कितना? ये प्रश्न शायद पिछले पेपर में आया था आपके। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष होता है। कितना? 3 वर्ष होता है। माध्यमिक शिक्षा स्तर की शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा स्तर की शिक्षा में सर्वोच्च स्थान किसका होता है? सर्वोच्च स्थान पूछ रहा, क्या रहा है? माध्यमिक स्तर की शिक्षा में IASE का, यानी IASE इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी इन द एजुकेशन, उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान है। शिक्षक शिक्षा पुनर्संरचना व पुनर्गठन आयोग 1987 ने माध्यमिक स्तर पर शिक्षा प्रशिक्षण को त्रिस्तरीय बना दिया। सर्वोच्च स्तर है इसका IASE, राजस्थान में 2 कॉलेज हैं। मध्य स्तर बनाया CTE, राजस्थान में 8 कॉलेज हैं। निम्न स्तर बनाया TTC, शिक्षण प्रशिक्षण कॉलेज, 800 से अधिक। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं। इसमें सर्वोच्च संस्था है कौन सी? इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन। उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान में कुल कितने अकादमिक प्रभाग होते हैं? उच्च शिक्षण संस्थान जो है उसमें कुल कितने अकादमिक प्रभाग या विभाग होते हैं? तो कितने होते हैं? 7। कितने? 7 विभाग। देखो, शैक्षिक आधार विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, सेवारत शिक्षा व प्रसार सेवा विभाग, शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग, योजना विभाग, शोध विभाग, विशिष्ट शिक्षा विभाग। क्लियर। अगला, डाइट की स्थापना से संबंधित MHRD द्वारा जारी दिशा निर्देशित पुस्तिका कौन सी? आपके तो प्रश्न ऐसे ही आने हैं, हालांकि इतने आराम से बेसिक ही होते हैं, इतने ज़्यादा नहीं होते, फिर भी आपको ध्यान रखना है। वो होती है पिंक गाइड। कौन सी होती है? पिंक गाइड, यानी डाइट हर जिले में एक होती है। डाइट सुना कि हमारे डाइट में पेपर होंगे, डाइट से पेपर आते हैं, सुना होगा 8वीं 10वीं 12वीं में पढ़े, और अभी जो टीचर लगे हैं उनको पता है। डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान, 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अनुशंसा के क्रम में लाई गई योजना। अध्यापक शिक्षा पुनर्संरचना व पुनर्गठन योजना 1987 के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा के लिए जिला स्तर पर डाइट की स्थापना की गई। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से डाइट का उद्देश्य नहीं है जिले की शैक्षिक संदर्भ संख्या के रूप में कार्य करना। ये डाइट का उद्देश्य है। CTE और IASC को परामर्श देने में सहयोग प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य नहीं है। भाई ये कहाँ हो सकते हैं, इसके बड़े स्तर की है। प्राथमिक स्तर के शिक्षकों को प्रशिक्षण देना है, लेवल फर्स्ट वाले जो होते हैं उनको देते हैं, और प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनिक करना, ये भी सही है। CTE और IASC माध्यमिक शिक्षा की संस्था है, इन्हें परामर्श व सहयोग RSCERT के द्वारा किया जाता है। जिला स्तर पर प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए डाइट एक नोडल संस्था है। MHRD ने जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थानों को शिक्षा के क्षेत्र में लाइट हाउस कहा है। क्या कहा है? लाइट हाउस। प्रकाश घर। कथनों पर विचार कीजिए। अब आपका टॉपिक आ गया संविधान का। अलग अलग है, हर प्रकार का ये टेस्ट है, उसमें उसी के अकॉर्डिंग है टेस्ट। देखो, कथनों पर विचार कीजिए। भारत का संविधान मंत्रियों को 4 श्रेणियों अर्थात कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और उप मंत्री में वर्गीकृत करता है। सही है क्या? सही। आगे देख तो क्या कहते हैं। संघ सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को मिलाकर लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये बात गलत है, और इसने कहा कि कौन सा सही है।
केवल एक सही, केवल दो सही, केवल एक व दोनों सही, न तो एक और नहीं दो। क्या उत्तर हो जाएगा इसमें? केवल और केवल। संघ सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को मिलाकर लोकसभा के कुल सदस्यों के 15%। बिल्कुल सही है। ये विधानसभा हो, चलो सही है। ये पहला गलत है। मंत्रियों की 4 श्रेणियां नहीं होती है, श्रेणियां 3 ही होती है। क्या होती है? 3 ही श्रेणियां होती है। केंद्रीय मंत्री परिषद में सामान्यतः 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट, राज्य मंत्री और उप मंत्री। देखो, ये राज्य मंत्री के 2 भाग ऑटोमेटिक हो जाते हैं। एक तो राज्य मंत्री होते ही होते हैं, एक जब कैबिनेट में किसी को विभाग नहीं दिया जाता है तो राज्य मंत्री बना के उसे स्वतंत्र कर दिया जाता है, तो ये स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री। क्लियर हो गया? अगला देखो, सत्य कथन की पहचान कीजिए। सत्य कथन की पहचान कीजिए। देखो, अनुच्छेद 75 एक दल बदल के आधार पर सदस्यता से निर्हरक अयोग्य करार दिया जाता है तो ऐसा सदस्य मंत्री होने पर भी मंत्री से अयोग्य माना जाएगा। सही है। अनुच्छेद 75 दो प्रधानमंत्री व केंद्रीय मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। ये भी सही है, क्योंकि इनका कार्यकाल अगर सरकार पूरी रहे तो 5 साल रख सकते हैं, बाकी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है। मंत्रिपरिषद इनको कब भी राष्ट्रपति से कह के हटवा सकती है, क्योंकि आपने देखा वो 5 साल में 2-2 3-3 बार एक विभाग बंट जाते हैं। अनुच्छेद 75 3 केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये तो बिल्कुल ही सही है। क्लियर है तीनों की तीनों? ज्यादा डाउट ही नहीं है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को इस बात के लिए समर्थ बनाता है कि वह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों का मृत्यु, त्याग पत्र हटाए जाने या अन्यथा की वजह से रिक्त हो जाने पर आकस्मिकता के लिए प्रावधान करे? होता है ना, पद खाली हो जाता है तो तुरंत उसके लिए प्रावधान किया जाता है। तो वो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 70। देखो, अनुच्छेद 70 ये कहता है कि यह अनुच्छेद संसद को इस बात के लिए समर्थ बनाता है कि वह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों का मृत्यु मृत्यु हो जाए, त्याग पत्र दे दे, हटाए जाएं या किसी कारण से पद रिक्त हो जाए तो आकस्मिक तुरंत प्रभाव से उस पद पे कोई कार्यवाहक होना चाहिए। अगला, बिना अनुमति बिना अनुमति के कितने दिन संसद से उपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? 60 दिन तक बिना अनुमति के। ऐसे तो फिर वो बन जाएंगे सांसद और आएंगे नहीं, तो फिर ऐसे काम थोड़ी चलेगा। ठीक है, 60 दिन। निम्न में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक है? तो भारत के संविधान का तो सुप्रीम कोर्ट होगा, भारत का उच्च न्यायालय। कई बार क्या होता है कि प्रश्न हमें पता होता है लेकिन हम शब्द नहीं पढ़ पाते। भारत में एकीकृत न्यायपालिका है जिसकी अवधारणा 1935 के अधिनियम से ली गई। इसका उल्लेख भाग 5 और अनुच्छेद 124 से 147 तक है। यह अंतिम अपीलीय न्यायालय है। यह मूल अधिकारों का संरक्षक, रक्षक और अभिभावक है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का व्याख्याता है। अब मुझे कमेंट करके बताओ, वर्तमान सीजीए कौन है इसके? वर्तमान 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 में मुख्य न्यायाधीश कौन है? और मैं आपको बता देता हूं कि कल कितनी तारीख थी? 28 जनवरी को 75वां स्थापना दिवस बनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने 75वां स्थापना हीरक जयंती बनाई है और सुप्रीम कोर्ट 2.0 और एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई है। प्रधानमंत्री ने वर्चुअल इसमें प्रधानमंत्री ने भाग लिया था। इसके सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है ये कमेंट करके आपको बताना है। कुछ आप भी बता दिया करो। हाल ही में 6ठे टैगोर साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अभी आपके हिस्ट्री के इसके आगे प्रश्न इसके करंट के पुरस्कार दिए थे उस हिसाब से, तो सुकृता पॉल कुमार को दिया गया। दिसंबर 2023 को पिरामल स्कूल ऑफ लीडरशिप संस्थान का शिलान्यास कहाँ किया गया? नॉलेज सिटी चित्तौड़ा जयपुर। प्रदेश की पहली हेरिटेज ट्रेन का वर्चुअल उद्घाटन 5 अक्टूबर 2023 को किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। ये रही वो जो मैं पहले आपको बता के गया था। ठीक है, और एक और बता देता हूँ, सुबह करंट की क्लास आती है डेली, वो देखा करो फिक्स नानक क्लासेज पे, ताकि करंट के जितने भी प्रश्न आए आपका गलत नहीं होगा। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न 2023 से सम्मानित किया गया? बहुत बड़ी बात है, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, और अभी बिहार के अंदर वापिस 9वीं बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, ये भी ध्यान रखना। हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से डेनियल बेरेनबोइम को और अली अबू अवाद को प्रयुक्त दोनों। कोप 28 में किस राज्य को वनीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है? कोप 20 में
किस राज्य को वनीकरण प्रयासों के लिए अवार्ड मिला है? तो वो कौन सा राज्य है? बिहार। किसको? बिहार को मिला है। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत किन जिलों की सीमा पर देश की पहली इमरजेंसी एयर स्ट्रिप तैयार की गई है? ये अपने राजस्थान, बाड़मेर, जालोर, NH 925 ए पे। एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार वितरण समारोह में राजस्थान को कौन सा पुरस्कार मिला है? राजस्थान को कांस्य ODOP में। और राजस्थान के 41 पुरस्कार इसमें शामिल है, 41 उत्पाद इसमें शामिल किए गए हैं, ये भी ध्यान रखना। केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा बेस्ट चुनाव अभ्यास पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो श्री गंगानगर जिला कलेक्टर अंशदीप और IG विकास कुमार सिंह, राजस्थान पुलिस, इन दोनों को। भारत सरकार ने किस जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणित घोषित किया है? बटेवर, उदयपुर को। और अब आगे जो तीसरा टेस्ट होगा 3 फरवरी को शाम 5 बजे टेस्ट हो जाएगा, PDF मिल जाएगी, सब चीजें। और एक और आपको बता देता हूँ, इसमें आपको करंट फ्री मिलता है। सबसे बड़ी बात, मंथली जो करंट आएगा ना, मंथली करंट की PDF वो फ्री मिलेगी आपको इस टेस्ट में। अब देखो, भारत के इतिहास में जो टॉपिक होगा वो राष्ट्रवादी नेता वीर सावरकर, बंकिम चंद्र पाल, बंकिम चंद्र चटर्जी, जो है भी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, चंद्रशेखर, भगत सिंह, सुखदेव, रासबिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस। राजस्थान के इतिहास में मुगल राणा सांगा, महाराणा प्रताप, आमेर के मानसिंह, चंद्रसेन, बीकानेर के राय सिंह, मेवाड़ के राज सिंह। समाज व धर्म में मंदिर, दुर्ग और महल होंगे। भूगोल में अपवाह तंत्र, जलवायु होगी। शैक्षिक प्रबंधन में आपकी दीक्षा, समाइल, SIQ, RSOS, RSTB, ये सारे होंगे। भारतीय राजनीति में भारत में चुनाव, भारत का राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का चुनाव, उसकी आपातकालीन शक्तियां होगी। सामान्य विज्ञान में बल व गति का नियम होगा। हिंदी अंग्रेजी में ये होगा। समसामयिकी में भारत में महिला सशक्तिकरण की योजना होगी। मानसिक योग्यता में तार्किक, व्यवहारिक और वर्णमाला होगा। और गणित के अंदर बहुपद के शून्याकों और ये टॉपिक होंगे। ये आपको ऐप में उपलब्ध है। अब क्वेश्चन आ जाते हैं। ये टेस्ट सीरीज तो आपको लेनी है, ठीक है, अभ्यास करना है। अब प्रश्न आगे बच गए आपके किसके? गणित, रीजनिंग, अंग्रेजी, हिंदी और विज्ञान, ठीक है। 50% मैं करवा चुका हूं इनके, ये 25% है। ये आपको जैसे पहले टेस्ट में सर ने करवाए थे उसी प्रकार पूरा इनका सॉल्यूशन करके आपको करवाया जाएगा। चलिए सबसे पहले हम मैथ के प्रश्नों को करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि कोई डेटा दिया गया है 3, 10, 10, 4, 7, 10, 5। तो इस माध्य विचलन से माध्य विचलन ज्ञात करना है। तो माध्य से माध्य विचलन कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले अपने माध्य ज्ञात करेंगे। और माध्य ज्ञात करने के लिए हमारे सामने है माध्य से माध्य विचलन निकालने का मतलब माध्य से निकालेंगे। इसका मतलब सबसे पहले माध्य ज्ञात करो। तो माध्य कितना आएगा? भी माध्य सभी का जोड़, यानी जैसे औसत निकालते हैं, यानी 3 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस और 5। कितनी संख्याएं हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 संख्याएं हैं, ठीक है। तो इन सभी का योग करोगे तो हमारे सामने माध्य कितना बनेगा? ये हो जाएगा 23, 23 और 4 27, और फिर 7 15, ये हो जाएगा 49, यानी 49, 49 भाग 7। तो हमारे सामने माध्य कितना आएगा? 7। अब इस माध्य से हमारे को क्या निकालना है? माध्य विचलन ज्ञात करना है। ये हमारे सामने आ गया है माध्य ज्ञात कर लिया। अब कुछ भी नहीं करना। माध्य से माध्य विचलन ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? जितने भी हमारे सामने डेटा दिए गए हैं, जितने भी प्रेक्षण मान दिए गए हैं, इन सभी को माध्य से घटा लेंगे। ये इन सभी को माध्य से घटा लेंगे और जो मान माइनस में आएगा उसको प्लस करेंगे। यानी हम मोड में लिखेंगे क्या? हम नए प्रेक्षण बनाएंगे। क्या किससे बनाएंगे? भी माध्य से बनाएंगे। और माध्य से बनाने के बाद हम निकालेंगे क्या? माध्य विचलन। तो नए प्रेक्षण बनाने के लिए मेरे को बताओ, 7, हम जो पुराना डाटा है उसको मैं आई मान लूं, I-7, ये मान निकालेंगे ना। तो I-7, ये मोड लगा दिया। इसका मतलब जो माइनस का होगा उसे अपने आप क्या मानना है? प्लस। बोलो, माध्य से इसको घटाओ, डेटा को, कितना आया? 7 में से 3 गया, 4 प्लस, फिर ये क्या? कितना? 3, फिर आगे वाले से भी 3, फिर 7 में से 4 गया, कितना? 3, सॉरी, हाँ 3, फिर आगे क्या है? 7, तो यानी 0, फिर कितना आएगा? 3, और फिर कितना आएगा? 5।
तुम्हारे सामने ये डेटा बन चुका है। 3, अगर 7 में से 3 गया तो 4 बचा, फिर 10 में से 3 गया तो 3, फिर 10 में से 3 गया 3, फिर 4, 4 में से 7 निकाला तो भी कितना आएगा 3। तो इस प्रकार से जोड़ते हुए हमने एक नया प्रेक्षण मान प्राप्त कर लिया है। और नया प्रेक्षण मान, अब ये संख्याएं कितनी है, संख्या वही 7 है, तो हमारा माध्य विचलन माध्य से कितना आएगा देख लो आप। 4, 3 7, 3 10, 3 13, 13 और 8 कितने हो गए ये, 3 7 10 10, 4 फिर 7 फिर 10 फिर 5, 5 नहीं है यहाँ, 5 नहीं है यहाँ, आएगा 2 ही। तो क्योंकि 5, 7 में से 5 गया तो कितना आता है 2। तो जोड़ो 4 और 3 7, 7 और 6 13, 13 और 6 कितने हो गए 19। तो हमारा माध्यमान आएगा 19/7। 7, 1 मिनट को, तो 5 और ये ठीक है 18/7, ये आ गया 18/7 इसका मान। ठीक है, तो इसी प्रकार चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा माध्य निकालो पहले, माध्य से फिर नए प्रेक्षण प्राप्त करो, नए प्रेक्षण प्राप्त जो भी होंगे फिर उनमें 7 का डिवाइड करेंगे, क्योंकि संख्या हमारे पास कितनी है 7 है। तो हमारा आ गया 18/7, यही आंसर होना चाहिए। यदि बहुलक 8 है और माध्य माइनस माध्यिका 12 है तो माध्य का मान ज्ञात करो। देखो बहुलक माध्य और माध्यिका का एक संबंध होता है, बहुलक माध्य और माध्यिका का एक संबंध होता है। क्या मैं लिख रहा हूँ, क्या संबंध क्या है, देखिए इस संबंध को हमेशा ध्यान रखना कि बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ये हमारा एक फॉर्मूला होता है, बहुलक माध्य और माध्यिका में संबंध को बताता है। 3 माध्य माइनस 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, यानी कैसे याद करना, देखो माध्यिका में कितने अंक कितने अक्षर हैं 3 है, तो 3, और माध्य में 2 ही मान के चलो, आधे को छोड़ दो तो ये 2 माध्य है। ठीक है, इनमें से घटा दो। तो हमारे सामने इसको देखो, हमें क्या दे रखा है, माध्य और माध्यिका में अंतर दे रखा है। तो इस फॉर्मूले को थोड़ा तोड़ मरोड़ के सही करेंगे। 2 माध्य को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माध्य प्लस 1 माध्य लिख सकता हूँ। तो ये नया फॉर्मूला हमारे सामने आएगा, माध्य माइनस 3 माध्यिका, सॉरी इसको सही सही से लिखना भाई, माध्य माइनस माध्यिका इंटू 3 बराबर क्या लिखना है, बहुलक, बराबर क्या लिखना है, बहुलक माध्य माइनस 3 माध्य माइनस 3 माध्य माइनस माध्यिका, ये फॉर्मूला। भाई एक 2 माध्य थे, दोनों में से एक को बाहर, यानी 1 माध्य प्लस 1 माध्य लिखूंगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से इस फॉर्मूले को तोड़ मरोड़ कर हमने इस प्रकार से बनाया है। ठीक है, चलिए आइए, हमें क्या ज्ञात करना है, माध्य। तो हम माध्य को इधर रखेंगे और सभी को इधर भेजेंगे, तो ये आ जाएगा बहुलक। चलिए एक बार को यही मान रख देता हूँ, 3 माध्य, माध्य माइनस माध्यिका का मान कितना दे रखा है 12, तो ये हो जाएगा इंटू 12, यानी 3 की जगह 12 आ गया। और बहुलक का मान कितना दे रखा है 8 दे रखा है, क्या बहुलक का मान, ठीक है 8। तो बताइए अब, तो यहाँ से माध्य कितना आएगा, 12 आती है 36, 36 और 8 44, ये हमारा माध्य का मान निकल के आया। तो उसका आंसर हो जाएगा 44। ठीक है, इसी प्रकार से, यानी कि फॉर्मूला आपको संबंध पता होना चाहिए माध्य माध्यिका और बहुलक में। तो माध्य माध्यिका और बहुलक में इस प्रकार का संबंध था, हमने थोड़ा तोड़ मरोड़ के इसको सिंपल किया, क्योंकि हमें चाहिए थे माध्य माइनस माध्यिका। तो माध्य माइनस माध्यिका किया और 3 को बाहरी, और माध्य माइनस, ये माध्य कहाँ से आया भाई, 3 माध्य से 1 माध्य घटाया तो 2 माध्य बचे ना, तो सिंपल है, फॉर्मूले को तोड़ मरोड़ के लिखा है बस मैंने। चलिए, दिए गए आंकड़ों की प्रास, बहुलक और माध्यक का मान ज्ञात कीजिए। अब प्रास, इन सभी का माध्यक भी ज्ञात करना है। सबसे पहले प्रास ज्ञात करेंगे, बहुलक ज्ञात करेंगे और माध्यक का मान ज्ञात करेंगे। तो बहुलक का मतलब क्या होता है, देखो बहुलक का मतलब होता है जो संख्या बहुत बार आई है, बहुलक का मतलब होता है जिसकी बहुलता रही है, ज्यादा बार आई है। प्रास का मतलब होता है इस प्रेक्षणों में अधिकतम मान कौन सा है, उसमें से क्या करेंगे, न्यूनतम मान को घटा देंगे, वही हमारी क्या हो जाएगी, प्रास हो जाएगी। और माध्यक का मतलब, माध्य का मतलब जितना अपना माध्य आएगा वो देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे, इस सभी प्रेक्षणों को आरोही क्रम में लिखेंगे, यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। तो इन सभी प्रेक्षणों को आरोही क्रम में लिखेंगे, तो देखिए सबसे पहले आरोही क्रम में सबसे छोटी संख्या कौन है, 2 है। ठीक है, फिर 3 3, ठीक है,
तो सबसे पहले मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट करूंगा। हमारे साथ संख्या है 2, फिर 3, फिर 3। ठीक है, तो इधर से काटते जाओ। 2 कट गया, 3 कट गया, 3 कट गया, और 3 है क्या? नहीं है। फिर 4, 4, 4, यानी 3 बार क्या है? 4 है। तो 3 बार यहाँ क्या लिख दूंगा? 4, 4, 4। ठीक है, उसके बाद 5 ये रहा, और कोई संख्या नहीं है तो एक बार 5 लिख दिया मैंने। ठीक है, फिर 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 ये रहा। 8 एक बार आया है तो 8 को भी मैंने लिख दिया। फिर 9 है क्या? नहीं है। अच्छा, 4 के बाद 6 भी है, 5 के बाद 6 भी है, तो मैंने 6 भी लिखा और फिर 8 भी लिखा। 9 एक बार है, 2 बार है, तो 9 को मैं 2 बार लिख दूंगा। ये लो 9, 9। ठीक है, फिर 10, 11, 15, 19। 10, 11, 15, 19, ये हमारी संख्याएं हैं इतनी। ठीक है, इतनी संख्याएं हैं। अब सबसे पहले तो अपने ज्ञात करेंगे क्या? प्रास। तो प्रास का मतलब ये होता है कि प्रास जो होती है वो अधिकतम मान 19 था और न्यूनतम मान 2 था, इनका ही अंतर क्या कहलाता है? प्रास। तो हमारे सामने प्रास कितनी आ गई? 17 आ गई। बहुलक कितना है? बहुलक का मतलब होता है जो संख्या ज्यादा बार आई है। ज्यादा बार 2 एक बार आया, 3 2 बार आए हैं, 4 3 बार आए हैं, 9 2 बार आए हैं। अच्छा, उसके बाद कोई भी नहीं आया, इसका मतलब 4 जो है यही हमारा क्या है? बहुलक होगा, क्योंकि 4 3 बार आवर्ती कर चुका है, 3 बार आ चुका है। तो हमारे सामने बहुलक जो आएगा, बहुलक जो आएगा वो कितना आएगा भाई? 4 आएगा। उसके बाद इसने कहा है कि माध्यक माध्यक निकालना है। माध्य का मतलब होता है कि आप प्रेक्षणों को गिनिए। अगर प्रेक्षण क्या है? विषम संख्या में है तो एक जोड़ के बाग लगा दो 2 का। तो प्रेक्षण गिनिए सबसे पहले कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 प्रेक्षण है। और 15 प्रेक्षण है तो माध्यक निकालने का मतलब होता है जो नंबरिंग होती है, ये यानी कहने का मतलब है जो हमारा मध्यमान आएगा उस पे जो संख्या होगी वही क्या होगा? माध्यक होगा। तो माध्यक का मतलब होता है, निकालिए। देखो 15 है तो 15 प्रेक्षणों में एक प्रेक्षण अपनी तरफ से जोड़ते हुए भाग लगा दूंगा 2 का, तो ये हो जाएगा 16/2 यानी 8। तो 8 माध्यक नहीं है, जबकि 8वां अंक माध्यक होता है। 8 तो माध्य है, 8वां अंक माध्यक, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारा माध्यक क्या आ गया? 8। तो इधर से 8वां अंक यानी माध्यक क्या आएगा? 6 आएगा। क्या आएगा? 8 भी। 8 निकाला तो 8वां अंक देख लो इधर से 6। हमारे सामने 3 प्रेक्षण आ चुके हैं, और 3 प्रेक्षण कौन कौन से आए हैं गौर से देखिए। पहला प्रेक्षण हमारे सामने 17 था, इसको जोड़ना है। दूसरा 4 है और तीसरा 6 है। और इन सभी का क्या निकालना है? क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ, इन सभी का क्या निकालना है? उसने क्या है? माध्य निकालना है। तो हमारे सामने प्रेक्षण हमने लिख लिए हैं, इन सभी का क्या निकालो? माध्य। तो माध्य निकालेंगे तो माध्य क्या हो जाएगा? माध्य वही औसत वाली बात है। प्रेक्षण है 17 + 4 + 6, भाग कितने का लगा दूंगा? 3 है तो 3 का लगा दूंगा। तो बताइए 17 और 10 27, 27 भाग 3 यानी 9। तो इसका क्या आएगा आंसर? 9 आएगा। आया समझ में? क्या कुछ भी नहीं करना, प्रास निकालनी थी, बहुलक निकालना था, माध्यक निकालना था। माध्यक के लिए अगर संख्या विषम है तो अच्छी बात है, पूरा पूरा आधा क्या आएगा? माध्यक आएगा। आधे नंबर पे जो आएगा वो माध्यक होगा, लेकिन आधे नंबर को बनाने के लिए भाई रोल नंबर जो होता है वो पूरा ही होता है, 2 से 3 होता है, 3 से 4 होता है। अब 15 है तो 7.5 पे कोई अंक है क्या? 7.5 पे कोई प्रेक्षण आएगा क्या? नहीं, या तो 7 पे आएगा या 8 पे आएगा। तो सबसे पहले माध्य का मतलब इसके आगे वाला, 7 पे लूंगा तो 5 आएगा, तो ये जस्ट आगे वाला लो लो यानी 8 नंबर। तो चाहे ऐसे कर लो चाहे वैसे सोच लो। तो हमारे सामने कितना आया? 9 इसका आंसर बन रहा है। ठीक है, सी उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आगे देखिए, यदि प्रेक्षणों 2 3 5 6 एक्स और 8 और 9, तो प्रेक्षण हमारे सामने है क्या? 2 है, 3 है, 5 है, 8 है, फिर सॉरी 5 है, 6 है, 6 है, फिर 8 सॉरी एक्स है, और फिर 8 है, फिर 9 है। तो उसने ये पूछा है माध्यिका 6 है तो x निम्न के बराबर नहीं हो सकता, यानी कि ये x निम्न के बराबर नहीं आएगा। तो माध्यिका 6 है, तो माध्यिका 6 है, इसका मतलब x का मान कितना होगा ये हमें पता करना है। x का मान कितना होगा ये हमें पता करना है। तो चलिए मेरे को बताइए, यदि माध्यिका 1 मान लूं, 1 मान लूं, तो ये x कहाँ आ जाएगा? इधर आ जाएगा ना। तो ये माध्यिका जो होगी इधर खिसक जाएगी, इधर खिसक जाएगी, लेकिन हमने माध्यिका कितनी माननी है? 6 से कम, 6 से कम मान नहीं, यानी माध्यिका कितनी है? 6। लेकिन ये मान अगर x से कम रखूंगा, 6 से कम रखूंगा, यानी इधर वाला 1 रखूंगा, तो ये तो 6 से कम हो गया, तो माध्यिका 6 से कम होगी। तो माध्यिका 6 है, इसका मतलब ये हमारा 6 से कभी भी कम नहीं आएगा x का मान। तो 6 से कम यानी ये नहीं आएगा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो हमारा उसने कहा निम्न के बराबर नहीं हो सकता। भाई किसके बराबर नहीं हो सकता? x का मान 1 के बराबर नहीं हो सकता। 6 से कम आंसर जो होगा वो नहीं लेना। अगर 5 भी होता, अगर एक ऑप्शन में 4 होता, 5 होता, तो ये भी नहीं माने जाएंगे।
x के मान नहीं माने जाएंगे, 6 से ज्यादा हो वो चलेगा, ठीक है। तो 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वो तो रखने पे पता चलेगा ना वो संख्या कहाँ आ रही है, उससे भी तो फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो परफेक्ट मान नहीं, केवल कहाँ आ रही है इतना पता चल जाएगा। तो ये संख्या 6 से कम नहीं आनी चाहिए, तो एक ही उत्तर है, 6 से कम ये नहीं हो सकता, बाकी हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, 10 संख्याओं के समूह का माध्य कितना है? 10 संख्याओं के समूह का माध्य m है, इन्हें m संख्याओं के दूसरे समूह में शामिल कर दिया जाए। अब माध्य है ये, इसको दूसरे संख्या के समूह में शामिल कर दो, ठीक है। संख्याओं का माध्य 10 हो जाता है, अब उसका भी माध्य कितना हो जाएगा? 10। तो दूसरे वाली संख्याओं का योग कितना होगा, इसको निकालना है। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो थोड़ा सा, हमारे सामने कोई भी 10 संख्याएं है ना, 10 संख्याएं मान लो, जैसे मैं मानता हूं A1 से लेके ऐसे ऐसे चलते हुए A10 तक, और इन सभी का माध्य यानी 10 से भाग लगाऊंगा, तो इसका जो उत्तर आएगा ना वो कितना बन रहा है? m बन रहा है। यही बात उसमें बोली गई है कि माध्य m बन रहा है, तो m मैंने बना दिया है। अच्छा, इस 10 को इधर गुना कर दूं क्या? तो 1 से लेके यानी A1 से लेके A10 तक की संख्याएं, और इनका गुणनफल जो इनका सॉरी जो योग आएगा वो कितना आ गया? 10m आ गया। ये 10 इधर गुणा हो जाएगा, तो 1 से लेके 10 तक की संख्याओं का योग कितना आ गया? 10m आ गया। उसने एक नई बात जोड़ दी, क्या कि यदि इन m वालों को, यदि इन m संख्याओं वालों को क्या कर दिया जाए? दूसरे समूह में शामिल कर दिया जाए। तो आप बताइए, मैं n संख्याओं वालों को दूसरे में शामिल कर दूं, तो देखो A1 से लेके A10 तक की संख्याएं हमारे सामने पहले से थी, और फिर मैं जोड़ देता हूं ये m संख्याएं और जोड़ देता हूं, और फिर इसका जो माध्य निकालूंगा, तो माध्य मेरे को बताओ 10 तो था ही था, प्लस में एक क्या जुड़ जाएगा? m जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? एक m और जुड़ जाएगा, यानी संख्याएं एक भी ये जोड़ा है तो एक संख्या और जुड़ गई ना, इन संख्याओं का अंक जुड़ गए, ठीक है। तो चलिए इधर कितना आ जाएगा? 10m, ये आ गया हमारे सामने, सॉरी 10m नहीं। अब नया माध्य कितना है? नया माध्य उसने कहा है 10 है। कितना है भाई नया माध्य? 10। चलिए अब मेरे को बताइए, A1 से लेके A10 तक का मान कितना है? A1 से लेके A10 तक का मान हमने निकाल रखा है पहले से, ये रहा A1 से लेके A10 तक का मान 10m है, तो इसकी जगह मैं क्या रख दूं? 10m। फिर समेसन, समेसन का मतलब होता है योग 10m, और इसको इधर गुना करूंगा, यानी ये पूरी संख्या इधर गुना हो जाएंगी, तो बोलो कितना आ जाएगा? 100 प्लस m, 100 प्लस 10m, 100 प्लस 10m, ये लो 100 प्लस 10, यानी इस पूरी चीज को इधर गुना करूंगा तो 10 की स्क्वायर कितना है? 10, 10 इंटू 10 100, और 100 10 को m से गुना किया तो 10m आ गया, ठीक है। चलिए अब इधर से मैं क्या करूंगा, 10m से 10m काट दिए। अब समेसन m की वैल्यू कितनी आएगी? समेसन m की वैल्यू आ गई 100, यानी दूसरी संख्याओं के जोड़े का योगफल कितना आया? दूसरी संख्याओं के जोड़े का योगफल कितना आया? 100 आ गया भाई। कितना आया? 100। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? 100। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, हमारा उत्तर क्या आया? 100। समझ गए मेरी बात को? पहली कोई संख्याएं थी, उनका अगर माध्य निकालेंगे तो m बनता है। क्या बनता है? m। देख लो m बन रहा है, माध्य निकाल दिया। 10 तक संख्याएं थी, 10 संख्याओं का निकालना है, तो ये 10 संख्याएं हमारे को पता नहीं, तो A1 से लेके A10 तक कोई 10 संख्याएं मान ली ना, प्लस प्लस प्लस, ठीक है, ये प्लस प्लस है अभी सारे, ठीक है। ठीक है, उसी प्रकार A1 से लेके A10 तक की संख्याओं को इधर मल्टीप्लाई किया तो इसका जो योगफल आएगा वो 10m आएगा। इन संख्याओं को साथ में एक नई संख्या, यानी ये m वाली जोड़ दूं मेसन करने के बाद, योग करने के बाद, तो एक नई संख्या बढ़ जाएगी, यानी अब माध्य एक संख्या यानी 11 का निकालना पड़ेगा, वो संख्या कोई भी हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मान कितना आएगा? इसने कहा 10 आएगा। तो दूसरी संख्याओं का योगफल, यानी इन संख्याओं का योगफल अपने को निकालना है, और इन संख्याओं का योगफल यहाँ से इस प्रकार से निकल गया, ठीक है। चलिए, तो इसका उत्तर कितना आएगा? 100 आएगा। आगे, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है कोई नई चीज नहीं बननी चाहिए, कोई नया उत्पाद नहीं बनना चाहिए। तो बताइए भौतिक परिवर्तन यहाँ पर कौन सा होगा? रसोई में गैस का बनना, ये रासायनिक परिवर्तन है। दूध का फट जाना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। जल में चीनी का घुलना, अब जल में चीनी घुल जाए तो उसे वापस प्राप्त कर सकते हो, लेकिन जब किसी चीज में रासायनिक परिवर्तन हो जाता है तो उसे वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे दूध अगर फट गया तो उसे वापस दूध नहीं बनाया जा सकता, वो पनीर या दही में बदल जाएगा। तो ऐसी चीजें जो एक बार एक अभिक्रिया से गुजर जाती हैं, वापस वैसा नहीं प्राप्त कर सकते, वे सारे रासायनिक होते हैं। और दोबारा अगर प्राप्त, भाई चीनी में, जल में चीनी घोल दी तो वापस हम उसको सुखा के क्या चीनी प्राप्त कर सकते हैं। तो भौतिक परिवर्तन है। तो गैस का बनना, गैस क्या है? रासायनिक परिवर्तन में आ जाएगी। दूध का फट जाना, ये भी रासायनिक हो जाएगा। भोजन का पचना, अब भोजन पच गया तो दोबारा भोजन नहीं बन सकता ना, तो जल में चीनी का घुलना, यही हमारा क्या है? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे वाला प्रश्न देखिए, साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। भौतिक परिवर्तन के लिए ऐसा नाम देने का यह कारण है। भाई ऐसा नाम, भौतिक परिवर्तन नाम क्यों दिया? क्योंकि केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। जैसे जल है, जल से बर्फ बना लो,
ठीक है, बर्फ से वापस जल बना लो, जल से वाष्प बना लो। तो केवल और केवल पदार्थ के भौतिक गुण जब बदलते हैं तभी नाम इसका क्या पड़ा, भौतिक परिवर्तन। तो सिंपल था, केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन हो तभी उसे भौतिक परिवर्तन माना गया है। हालांकि एक उत्क्रमणीय परिवर्तन भी होता है, ठीक है, लेकिन ऊर्जा का स्थानांतरण भी होता है, लेकिन सही आंसर क्या है, परिवर्तन केवल भौतिक गुणों में हो तभी उसको भौतिक परिवर्तन नाम दिया। उसने नाम देने की बात की है, उसने ये नहीं कहा कि भौतिक परिवर्तन की विशेषताएं क्या हैं। अगर विशेषताएं देता तो वो सारी की सारी विशेषताएं हो जाती। उसने कहा है ऐसा नाम देने के पीछे क्या कारण है, तो वो कारण हमने बता दिया, परिवर्तन केवल और केवल भौतिक गुणों में होता है। आई कहानी समझ में? चलिए आइए, कौन सी जंग रोकथाम की एक विधि है। जंग रोकथाम करना है तो क्या कर दो, गैल्वेनीकरण कर दो। क्या कर दो भाई, गैल्वेनीकरण कर दो। गैल्वेनीकरण का मतलब होता है यसद लेपन, ठीक है, हमने पढ़ा होगा 10वीं की किताबों में लिखा हुआ है यसद लेपन नाम की घटना। और यसद लेपन का मतलब होता है उसके ऊपर जिंक वगैरह की परत चढ़ा दो या गैल्वेनीकरण कर दो, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गैल्वेनीकरण। उसे जंग लगने से रोका जा सकता है। जब पोटेशियम धातु की जल से अभिक्रिया करवा दो, ये पोटेशियम धातु है, इसकी जल से अभिक्रिया करवाओगे तो आपको पता है क्या होने वाला है, ऑक्सीकरण होने वाला है। क्या होने वाला है, ऑक्सीकरण हो जाएगा भाई उसका, ठीक है। चलिए, जल जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार, लोहे पे जंग लगता है तो उसका भार वैसे तो हो जाता है कम। क्या हो जाता है, कम, क्योंकि लोहा धीरे धीरे क्षरण होने लग जाता है, ऊपर वाली परत उतरने लग जाती है, वो बाद की घटना है। लेकिन उससे पहले लोहे के ऊपर जंग लगेगा तो उसके ऊपर मिट्टी पानी जमा होंगे और ऑक्साइड बन जाएगा। ऑक्साइड से लोहे का भार एक बार के लिए बढ़ेगा। तो इसका उत्तर क्या आएगा, लोहे का भार बढ़ता है भाई। ये कईयों ने घटता किया होगा, लेकिन ऑक्साइड बनने से लोहे के ऊपर परत चढ़ जाती है जंग की, और जब परत चढ़ेगी, वो परत जब काम करेगी तब लोहा क्षरित होने लग जाएगा। लेकिन परत चढ़ने से, ऑक्साइड बनने से, नमी को पकड़ने से, मिट्टी को पकड़ने से वहां जो परत बनती है ऑक्साइड की, इससे लोहे का क्या होता है, भार बढ़ जाता है। तो लोहे का भार बढ़ता है। चलिए, 7 व्यक्तियों का एक परिवार है, वैज्ञानिक का विवाह एक अध्यापिका से हुआ है, जिनके 3 बच्चे हैं, एक इंजीनियर है, एक डॉक्टर है और एक क्या है, अभिनेता है। तो भाई मैं पहले शादी वगैरह करवा देता हूँ इनकी। क्या क्या लिखा है इसने, वैज्ञानिक का जो विवाह है, वैज्ञानिक का विवाह किससे हो रहा है, एक अध्यापिका से हुआ है, एक अध्यापिका से हो गया, ठीक है। जिनके 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं इनके, कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, ठीक है। कौन कौन सी हैं, एक इंजीनियर है, एक डॉक्टर है और एक अभिनेता है। एक तो यहाँ तो लिख देता हूँ इंजीनियर है, यहाँ डॉक्टर है और यहाँ आ गया अभिनेता, ठीक है। अभिनेता की पत्नी नर्तकी है, तो अभिनेता की जो पत्नी है ना वो नर्तकी है, तो यहाँ इसकी पत्नी लिख देता हूँ, इधर उधर जगह नहीं है। तो इनकी पत्नी क्या है, नर्तकी है, तो इसकी पत्नी है जो वो नर्तकी है, ठीक है, नर्तकी है, नर्तकी है तथा सरिता की चाची है। अब सरिता की चाची है, इसका मतलब मेरे को बताओ, सरिता जो है, सरिता जो है वो या तो इसकी पत्नी हो सकती है या इसकी पत्नी हो सकती है, ठीक है। सॉरी, एक मिनट रुकना। पत्नी, अभिनेता की पत्नी नर्तकी है, ठीक है, अभिनेता की जो पत्नी है वो नर्तकी है, तो ये इन इन बाकियों की क्या होगी, भाभी हो जाएगी ना, ठीक है। अगर वो लड़के हैं तो भाभी हो जाएगी। जो सरिता की चाची है, तो सरिता की चाची होने का मतलब सरिता किसकी पुत्री हो सकती है, या तो वो इंजीनियर की पुत्री हो सकती है या वो डॉक्टर की पुत्री हो सकती है। तब ये देखो, ये तीनों भाई मानो, तो इसकी पुत्री हो सकती है या तो सरिता, या फिर इसकी पुत्री, इसकी पुत्री हो सकती है सरिता, तभी तो ये चाची लगेगी ना। ये तीनों भाई हैं, ये इनकी पुत्री है, तो ये चाचा है, चाचा है तो नर्तकी चाची हो जाएगी, ठीक है। सरिता इंजीनियर की पुत्री अपने भाई महेश के साथ विज्ञान पढ़ती है। अब उसने कहा है कि इंजीनियर की पुत्री है, आगे क्वेश्चन को पढ़ा नहीं, चलो इंजीनियर की पुत्री है, तो अपने भाई महेश के साथ क्या पढ़ रही है, विज्ञान की किताब पढ़ रही है। पढ़ने दो, विज्ञान पढ़ो चाहे कुछ भी पढ़ो। तो भाई है महेश, महेश और सरिता बहन भाई हैं। पुत्र और पुत्री किसके हैं, इंजीनियर के हैं। पुत्र और पुत्री किसके हैं, इंजीनियर के पुत्र और पुत्री हैं। कौन, सरिता और महेश। इंजीनियर का भाई कौन है, अभिनेता। अभिनेता की पत्नी क्या है, नर्तकी है, ठीक है। डॉक्टर का महेश के साथ क्या संबंध है, तो डॉक्टर का महेश, यहाँ कौन था भाई, डॉक्टर था। अब पूछे महेश और सरिता की चाची नर्तकी हो जाएगी, चाचा अभिनेता हो जाएंगे। ये वाला भी चाचा था और ये वाला भी चाचा था, सॉरी ये तो पापा है, ये चाचा है, सॉरी ये तो पापा है, ये भी इंजीनियर तो पापा ही है, ठीक है। तो ये दो उसके भाई हैं, तो ये कौन हो गया, डॉक्टर का है, चाचा हो जाएगा उसका, ठीक है। समझे मेरी बात को क्या, दोबारा देखिए, वैज्ञानिक और अध्यापिका की शादी हुई, 3 बच्चे हैं, इंजीनियर है, डॉक्टर है, अभिनेता है। इंजीनियर की पुत्री क्या है, सरिता है। सरिता का भाई कौन है, महेश।
यानी इंजीनियर का पुत्र महेश, इंजीनियर का भाई डॉक्टर, तो इस डॉक्टर महेश के क्या लगा, चाचा। आई कहानी समझ में, बिल्कुल सिंपल था। आपके पिताजी के साले की माँ से आपका क्या रिश्ता है, आपके पिताजी का साला यानी मामा, और मामा की माँ कौन, नानी, से आपका क्या संबंध है, तो नानी हो जाएगी वो, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। आपके पिता का साला कौन है, आपका मामा, और मामे की माँ कौन है, आपकी नानी। चलिए आइए, यदि रवि प्रिया का भाई है, प्रिया सविता की पुत्री है और वैभव नोनू के पिता हैं, जो सविता के ससुर का इकलौता पुत्र है, अच्छा, रवि वैभव से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। इधर आना, सुनना बात को, क्या लिखा हुआ है। सविता के ससुर का इकलौता पुत्र कौन है, नोनू है। नोनू सविता के ससुर का इकलौता पुत्र है। अब सरिता, कोई लड़की कह दे मेरे ससुर का इकलौता पुत्र, तो उसका पति हो जाएगा ना। तो नोनू और सविता, नोनू, ये बात यहां से पढ़ना, देखना, नोनू के पिता हैं, जो सविता के ससुर का इकलौता पुत्र, सविता के ससुर का इकलौता पुत्र नोनू है, सविता के ससुर का इकलौता पुत्र नोनू है। तो सविता का ससुर, उसका पुत्र यानी उसका पति, इकलौता तो पति होगा, है ना, ठीक है। और इकलौता ना होता तो हो सकता है देवर हो, वो देवर या जेठ में से आ जाए। तो लेकिन उसने कहा है सविता के ससुर का इकलौता पुत्र, तो सविता और नोनू की शादी हो रखी है भैया, सीधी सी बात है, ज्यादा उलझने की बात नहीं है। सविता और ये नोनू है, इन दोनों की शादी हो रखी है, ठीक है। ससुर का इकलौता पुत्र छोड़ो, रवि वैभव से किस पर ये बात की बात है, और ढूंढो इसमें क्या कॉन्सेप्ट है। यदि रवि प्रिया की पुत्री, प्रिया सविता की पुत्री है भाई, सविता की पुत्री कौन है, प्रिया है, प्रिया सविता की पुत्री है, प्रिया सविता की पुत्री है, ठीक है। रवि प्रिया का भाई है, प्रिया का भाई कौन है, रवि है, तो ये सिबलिंग के लिए एक निशान दिखाता हूं, ये क्या है, ये तो भाई पति पत्नी है, ध्यान रखना, ठीक है। और ये कौन है, ये रवि है, रवि है, ठीक है। प्रिया सविता की पुत्री है, प्रिया है ना, वो सविता की पुत्री है, और वैभव नोनू के पिता हैं, वैभव जो है वो नोनू के पिता हैं। अब नोनू का पिता कौन है, वैभव है, तो वैभव नोनू के क्या है, पिता है। आ जाओ, तो रवि वैभव से किस प्रकार संबंधित है, मेरे को बताना। वैभव, ये जो नोनू है ना, नोनू, नोनू का पिता कौन है, वैभव, नोनू का पिता कौन है, वैभव। अच्छा, नोनू के पिता अगर वैभव हैं, तो सविता के क्या लगे वो, बोलो, सविता के क्या लगे, ससुर। अच्छा, सविता का पुत्र कौन है, पुत्र और पुत्री कौन है, रवि और प्रिया। तो मेरे को बताओ, रवि और प्रिया अपनी मम्मी के ससुर, यानी कौन है, ये दादा है, कौन है, दादा है। इसका मतलब उसका संबंध क्या है, संबंध हो जाएगा पोते का, क्या हो जाएगा, रवि वैभव से किस प्रकार संबंधित है, रवि का संबंध बताना है वैभव से, तो वैभव का तो क्या लगता है, पोता लगता है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा पोता। समझ में आई बात, क्या सिंपल था। चलिए, निश्चित कूट में ये संख्या इसको दर्शाती है और ये इसको दर्शाती है। उसने कहा है कि ये जो चीज है वो इस प्रकार से संबंधित है और ये जो चीज है वो इस प्रकार से संबंधित है, तो जर्मिनेशन को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो संबंध बनाओ सबसे पहले, इन दोनों का आपस में क्या संबंध है, इन दोनों का आपस में क्या संबंध है, तो इसका आगे वाले संबंध अपने आप बना लेंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा मेरे को मिलता जुलता लग रहा है। अबाउंड, ऑनमेंट, यहाँ देखिए, देखिए भाई, देखना, इधर, यहां से स्टार्ट किया है, इसको इधर जाना है, और फिर यहां तक हो गया ना। अच्छा, फिर बीच वाले को छोड़ो, बीच वाले ने इसका सेम का सेम रखा है, ओ को ओ का ही लिख दिया, ओ को तो ओ ही पढ़ा रहने दो। अच्छा, फिर ये जो एनमेंट है, इसको उल्टा पढ़ना, एनमेंट, ये इस प्रकार से लिखा गया है, यानी कि, यानी कि इधर इसको तो इधर लिखा गया है और इसको इस प्रकार से लिखा गया है, समझ में आई क्या बात। यानी कि ला सुरूज वाले जो हैं, ये जो शुरुआत जो हुई है वो बीच में से करते हुए इधर आना है, और इसको शुरुआत, इसका अंतिम जो है वो बीच से शुरू करके बाहर की तरफ जाना है, ये देखो चाहे, ठीक है ना। इसको पढ़ो अबोंड, और इधर भी क्या है, अबोंड। अच्छा, इसको पढ़ो TNEMN, TNEMN, उल्टा लिख दिया, रिवर्स करके लिखा, और बीच वाली संख्या क्या है, बीच वाला ओ का ओ ही पड़ा है, ठीक है, संबंध मिल गया। अब आ जाओ, इसका संबंध भी बना लो। इसका संबंध ये बनता है, जैसे देख लो, कहाँ से लगाइए, ई से, अच्छा ई से, ESTAB,
ESTAB, L को L ही रख दिया बीच में, और इसको उल्टा लिखा है DEHSI, DEHSI, इसको इस प्रकार लिखा है। समझ में आई बात क्या? तो बताइए मेरे को, यहाँ पर इसको और इसको पढ़ा रहने दो, बीच में लिख दो N, और इधर से स्टार्ट करोगे इसको उल्टा लिखना, तो सबसे पहले क्या लिखूंगा, I, फिर M, फिर REG, फिर इसको सेम का सेम लिखा, उसको इधर से स्टार्ट करो, NOITA। देखो किसमें, ये रहा। समझ में आई क्या बात? हाँ है ना? इतना सा तो कॉन्सेप्ट देखना, तो कॉन्सेप्ट ही पकड़ में आना चाहिए। आ गया, ये जो होना चाहिए डबल एन इसी में आ रहा है। किसी कूट भाषा में गॉड शब्द का कूट 78, ग्रेट शब्द का कूट 255 और गिफ्ट शब्द का कूट अपने को बताना ना, तो 25 250 100 दे रखा ग्रेट का, और गॉड का कितना दे रखा है? चलो एक बार अंकों को गुना करके देखते हैं अपने। अच्छा, GOD अंकों को गुणा करना, जी का कितना होता है 7 कोड, ओ का कितना होता है 15, और डी का कितना होता है 4, तो 15 4 19, 19 और 7 26, तो इसका कोड आया 26। 26 है, लेकिन उसने कितना दे रखा है 78। 78 और 26 का कोई लिंक है क्या? 3 से गुणा है शायद, क्योंकि अब देखो 3 से गुणा कर रखा है इसको, तो ये बन गया 78। अच्छा, ग्रेट को देखो, ग्रेट GREAT, बताओ जी का कितना होता है 7, आर का कितना होता है 18, ई का कितना होता है 5, ए का कितना होता है 1, और टी 20 यानी 20। हो गया? सभी को जोड़ना है एक बार, कितना बन रहा है 20 19 19 20 39, ठीक है, 40 और 12 51, तो इसका उत्तर कितना आया 51। अच्छा, उसने कितना कहा है 255, तो 51 और 255 का आपस में क्या संबंध है? 255 कब बनेगा 51? जब किससे गुना कर दोगे? 5 से, 5 एकम 5 और 5, ठीक है, 5 5 25, 251 हो गया। ठीक है, अब उसने कहा गिफ्ट को किस प्रकार लिखना है, तो गिफ्ट है, अंकों का योग करते हैं सबसे पहले। गिफ्ट जो है, गिफ्ट जो है, गिफ्ट, अब इसको लिखोगे तो जी का कितना होता है 7, आई का होता है 9, एफ यानी 6 फिक्स 6, और टी यानी 20 यानी 20, तो बताना, देखना 20 और 6 26, 26 और 16 कितने होते हैं? 26 और 16 14 और 2 42, तो इसका उत्तर कितना आएगा 42। लेकिन जिस प्रकार अंकों का योग किसी न किसी प्रकार से संबंधित था आगे वाली संख्या से, बताइए अंकों का योग कितना आया 26, आगे वाली संख्या से 3 से गुना करने पर प्राप्त हुए, क्योंकि इसमें कितने अंक है 3। अच्छा, अंकों का योग कितना आया 51, किससे संख्या 5 से गुना करने पर, क्योंकि इसमें भी कितने अंक है 5, तो 255 प्राप्त हुए। उसी प्रकार गिफ्ट के अंकों का योग कितना आया 42, तो बताइए कितने से गुना कर दूं? 4 से, क्योंकि इसमें 4 अंक है, तो 42 के 4 से गुना करोगे तो 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, यानी आपका उत्तर आएगा 168। यस और नो? समझ में आई बात क्या? तो ये 168 आपका आंसर बनने वाला है। प्रय उपसर्ग रहित शब्द भी हैं, प्रय उपसर्ग को चेक करना तो संधि भी आनी चाहिए ना। तो सबसे पहले देखिए, प्रय प्रणाम में है, प्रदान में है, प्रकाशन में भी है, प्रणव में भी है, प्रदर्शन में भी है, प्रकट में भी है, प्रण प्रताप प्रकृति में भी है, प्रणय में है, प्रतीक्षा में नहीं है भाई। अब प्रतीक्षा में क्यों नहीं है? क्योंकि प्रतीक्षा की जब भी संधि तोड़ते हो तो प्रतिधन इच्छा बनेगा, तो इसका मतलब यहाँ से उपसर्ग क्या निकल के आया? प्रति। प्रतीक्षा में प्रय उपसर्ग नहीं है, प्रति उपसर्ग है ना? देखने से प्रय लग रहा है, लेकिन मैंने कहा था कभी भी देखने पर उपसर्ग नहीं आना चाहिए, संधि को तोड़ोगे तभी उपसर्ग बाहर आएगा। आप ऊपर वालों में किसी में तोड़ के देख लीजिए, तो यहाँ पे प्रति क्या है? उपसर्ग है। प्रति हमारे सामने क्या आया? उपसर्ग, तो इसका आंसर हो जाएगा सही। उसने कहा है रहित है, तो यहाँ पर प्रतीक्षा में प्रय उपसर्ग नहीं है, उसने प्रय उपसर्ग नहीं पूछा है, तो इसमें नहीं है भाई, बाकी सभी में है। सु उपसर्ग रहित शब्द है। सूक्ति में अब देखो बड़ा सू दिखाई दे रहा है, लेकिन संधि तोड़ोगे सु तो सूदन उक्ति बनेगा ना, सूदन उक्ति बनेगा। अब आइए, सूदन उक्ति है तो इसका मतलब सु उपसर्ग है। स्वच्छ, अब स्वच्छ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन सूदन अच्छ बनेगा, यण संधि से टूटेगा, तो इसमें भी सु उपसर्ग निकल के आया। स्वागत है तो सूदन आगत से बनेगा, तो इसमें भी क्या आया? इसमें भी क्या आया? सु उपसर्ग आया। अब स्वार्थ में कभी भी सूदन आर्थ मत कर देना, यण संधि मत कर देना, आर्थ कोई शब्द नहीं होता है, इसलिए ये उपसर्ग यहाँ नहीं बनेगा। इसको और संधि में तोड़ोगे तो दीर्घ संधि में तोड़ना पड़ेगा, स्वेदन अर्थ बनेगा, तो यहाँ पर उपसर्ग कौन सा आया? स्व। तो हमारा आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? आंसर बनेगा द, स्वार्थ बनेगा। आई कहानी समझ में क्या? तो हमारा आंसर बन गया स्वार्थ। चलिए आगे देखें।
तालव्य शब्द में कौन सा प्रत्यय, तालव्य में यह प्रत्यय सीधा दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो इसमें हो जाएगा यह प्रत्यय तालव्य। ये जो बाकी की बात होते हैं ना, ये कभी प्रत्यय नहीं होते भैया, ये जो नीचे लिखे हैं ता तो हो ही नहीं सकता, फिर ये दोनों प्रत्यय में वैसे कैटेगरी से बाहर है। गार शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, गार शब्द का प्रयोग कहाँ नहीं हुआ, जहां मूल शब्द हट जाए और गार बच जाए वहीं हुआ है, बाकियों में नहीं हुआ। मूल शब्द हटाओ, याद, गार बच गया है। अच्छा यहाँ आओ, मदद मूल शब्द है, गार बच गया, ठीक है। गुनाह मूल शब्द है, गार बच गया, ठीक है। सबा, यहाँ भी सबा और गार बच रहे नहीं, यहाँ पर संधि है सबा धन आगार। आगार का मतलब होता है बैठने का स्थान, तो वहां पर टूटने वाला क्या है, आगार है। टूटने वाला क्या है, आगार है। ये संधि से पता चलेगा ना कि शब्द किस में टूट रहा है, तो सबा धन आगार हो जाएगा। यहाँ गार शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, बाकी सभी में गार शब्द का यानी गार प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, वह ऑप्शन हो जाएगा। उपसर्ग रहित शब्द है, स्वच्छ में अभी बताया था, उपचार में इक हटाने के बाद उपचार बचेगा, उप उपसर्ग आएगा, ठीक है, और इक प्रत्यय आएगा, ठीक है। आश्वासन में भी उपसर्ग है, स्वच्छ में अभी बताया है सु उपसर्ग है, कुटिल में कोई उपसर्ग नहीं है, उसने रहित शब्द पूछा है तो कुटिल में कोई उपसर्ग नहीं है। आएगा नहीं समझ में क्या, ठीक है। ये इंग्लिश के आ गए हैं, अब इसमें क्या करना है, पैसिव फॉर्म चेंज करनी है ना, पैसिव फॉर्म एक्टिव से करेक्ट पैसिव फॉर्म, पैसिव तो इसमें देख लो, ठीक है, देयर इज गवर्नमेंट इनटू द क्रिएट मोर जॉब्स, तो इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता सकता हूँ क्या कि दे गवर्नमेंट वुड क्रिएट, तो ये वुड वर्ड वाला कुछ सीन नहीं आएगा शायद यहाँ पे, द गवर्नमेंट टू क्रिएट मोर जॉब, ऐसे ये तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। और उसके बाद में शुड, ये भी नहीं है, शुड वुड वाला कुछ सीन नहीं है, तो हमारा एक ही बचा दे वर अर्ज टू द गवर्नमेंट टू क्रिएट मोर जॉब, यही सही बनेगा, ठीक है। चलिए, यू कांट वॉश द शर्ट यू मस्ट ड्राई क्लीन इट, तो कांट से पेसिव बनाना है तो ये कुड में चेंज हो जाएगा, कांट तो रहेगा नहीं, ऑप्शन चेंज हो चुके हैं। अब ये देखो यहाँ रहा शर्ट मस्ट नॉट वास्ट, तो वास्ट वाली तो बात मस्ट नोट तो आ ही नहीं सकता, यू मस्ट ड्राइट, ये मस्ट वाला कोई सीन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ बनेगा देखो, हाँ ठीक, आगे तो मस्ट लगा सकते हैं, यहाँ लगा हुआ है यू मस्ट ड्राई क्लीन इट, ठीक है। मैं थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ आपको, यू कांट वास्ट, तो कांट से कुड हो जाएगा, तो द शर्ट वास्ट, क्योंकि क्या करना है, पेसिव फॉर्म चेंज करनी है, ठीक है। तो द शर्ट कुडंट बी वाश्ड इट मस्ट बी ड्राई क्लीन, ठीक है। इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा आइडिया देता हूँ इंग्लिश वाला। पेसिव फॉर्म द गिवन सेंटेंस, दे मेड मी लाफ, ठीक है, तो दे मेड मी का आई में चेंज हो जाता है, आपको पता है, ठीक है। ये कब होता है, कैसे होता है, वो तो पैसिव और एक्टिव वॉइस जब पढ़ते हैं तब पता चलता है, और करना क्यों है वो भी हमने को पता होना चाहिए, ठीक है। तो वो हो जाएगा आई, और मेड मी लाफ है तो वाज, ठीक है। चलिए आगे देखें, दे गेव हर ए क्लॉक, तो हर जो है ये कभी शी से बना हुआ, क्योंकि उसने कहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब चेंज इनटू पैसिव में चेंज करना है, एक्टिव देर की है तो पैसिव में चेंज करना है, तो आपको पता होगा ये पैसिव में जाएगा तो शी में बदलेगा ना, तो शी वाला ऑप्शन देखो, ये नहीं है, ये नहीं है। अब सी वाज गिवन ए क्लॉक, सी हैज बीन गिवन ए क्लॉक, कौन सा सही रहेगा वो आप देखिए, तो सी वाज गिवन ए क्लॉक, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी वाज गिवन ए क्लॉक। आगे देर इज ए नो शॉप टू बी लेट, ठीक है, देर इज ए नो शॉप टू बी लेट, तो इसका क्या आंसर बनने वाला है, देर इज नो शॉप टू, बी हट जाएगा, लेट आ जाएगा सीधा, ठीक है। तो देर इज नो शॉप टू लेट, ये हमारा क्या है, एक्टिव फॉर्म होगी इसकी, ठीक है। पैसिव देर का इसका एक्टिव बनाना है तो उल्टा करना है, ठीक है। तो इंग्लिश के थोड़ा सा आइडिया मैंने ऊपर ऊपर से आपको बता दिया है, बाकी आपने देख लिए सारे के सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए, आज की क्लास हमारी यही, हमारा जो पेपर हुआ था वो हमने सॉल्यूशन करवा दिए, सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।